इसमें चलिए हम लोग पढ़ते हैं भारत के भूगोल में सामान्य जानकारी। तो इसमें देखिए भारत उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। तो इसके लिए एक हम लोग मैप बना लेते हैं, उसके बाद उसी पर हम लोग संपूर्ण समझेंगे। तो इसमें ध्यान रखेंगे यह भारत का मैप हो गया। इसमें समझते हैं अक्षांशीय विस्तार। तो देखिए जो आपको ध्यान रखेंगे यह हो गया आपको उत्तर और यह हो गया आपको दक्षिण। इसके जो बीच की दूरी है आपको इसको अक्षांशीय विस्तार के नाम से जाना जाता है। तो अक्षांशीय विस्तार हो जाता है आपको, यहाँ ध्यान रखेंगे इसको कहा जाता है केप कमोरिन। यह जो दक्षिणी भाग है केप कमोरिन, तो यह हो जाएगा आपको ध्यान रखेंगे 8 डिग्री 4 मिनट 8 डिग्री 4 मिनट हो जाएगा केप कमोरिन। इसे कन्याकुमारी भी कहा जाता है। फिर वहीं हो जाएगा आपको 37 डिग्री 6 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट यह जम्मू कश्मीर में हो जाएगा, जिसे इंदिरा कोल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंदिरा, ध्यान रखेंगे इंदिरा कोल कहाँ है? जम्मू कश्मीर। तो कितना है? तो वह है आपको ध्यान रखेंगे 37 डिग्री 6 मिनट। इंदिरा कोल यह हो जाएगा केप कमोरिन कन्याकुमारी में हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक की यह भाग है, इसे अक्षांश रेखा कहते हैं। अब जो देशांतर रेखा है, देशांतर रेखा यह है, तो यह हो जाएगा आपको देशांतर रेखा, तो यह हो जाएगा आपको 68 डिग्री 7 मिनट से 68 डिग्री 7 मिनट से आपको 97 डिग्री 25 मिनट। तो 97 डिग्री 25 मिनट 68 डिग्री 7 मिनट कहाँ है? तो यह है आपको सर क्रीक गुजरात में है, सर क्रीक गुजरात में है। और 97 डिग्री 25 मिनट यह कहाँ है? तो यह है कीबुतु, चाहे थू लिखता है कीबुतु। ये वलांगू भी कहा जाता है, वलांगू। यह कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। तो यह भारत का देखिए यह अक्षांशीय विस्तार हो गया और देशांतरीय विस्तार हो गया। यह पृथ्वी का मैप हो गया। तो पृथ्वी के मैप में जो भारत की स्थिति है, भारत की स्थिति यहाँ है। भारत की स्थिति कहाँ है? यहाँ। तो कहा जाता है कि मतलब कि गोलार्ध पर भारत की स्थिति कहाँ है? तो यह देखिए उत्तर यह हो गया पूरब, तो यह उत्तर पूर्वी गोलार्ध हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि जो इसके यहाँ से लेके और यहाँ तक की जो दूरी है आपको, यानी कि उत्तर से लेके दक्षिण तक की जो दूरी है, तो वह कितना विस्तार है? तो वह विस्तार है आपको 3214 किलोमीटर। उसके बाद फिर यहाँ से लेके यानी अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक की दूरी कितना है? तो यह दूरी है आपको ध्यान रखेंगे यानी कि पश्चिम से पूरब तक की दूरी है, तो यह दूरी हो जाएगा आपको 2933 किलोमीटर। यह तो क्लियर हो गया। अब देखिए यह मुख्य भूमि की बात होगी। अब कहेगा कि भारत का संपूर्ण अक्षांशीय विस्तार, तो यह देखिए अंडमान निकोबार है। तो अंडमान निकोबार भी यह तो भारत है, तो भारत का हो जाएगा वहीं संपूर्ण। तो आपको 37 डिग्री, देखिए 37 डिग्री 6 मिनट से यहाँ है आपको, यह दक्षिणी भाग में है आपको कितना? 6 डिग्री 4-5 मिनट। यानी भारत का संपूर्ण अक्षांशीय विस्तार आपको 37 डिग्री 6 मिनट से यहाँ आपको 6 डिग्री 4-5 मिनट हो जाएगा संपूर्ण। और मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार तो हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक। आप जब ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो इतना आपको कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। फिर देखिए यह हो गया आपको यहाँ से यहाँ तक लेके यह जलीय सीमा, यह क्या हो गया? जलीय सीमा हो गया। तो जलीय सीमा की जो दूरी है आपको ध्यान रखेंगे मुख्य भूमि की, तो वो 6100 किलोमीटर है। कितना है? 6100 किलोमीटर। और वहीं इसकी जो सीमा है इसको मिला देंगे तो यह हो जाएगा आपको 7516 पॉइंट आपको 6 किलोमीटर, 7516.6 किलोमीटर। यानी 7516.6 किलोमीटर से 6100 किलोमीटर घटा देंगे तो वहीं आपको 1400 कितना आ जाएगा? आपको 1416 पॉइंट आपको 6 किलोमीटर आ जाएगा द्वीपों की संपूर्ण इसके सीमा की लंबाई। और यही हो जाएगा आपको यहाँ से देखिए यहाँ तो पानी है, फिर यहाँ आपको बंगाल की खाड़ी पानी है। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है मुख्य भूमि की स्थल सीमा की,
तो यह है आपको 15,200 किलोमीटर। कितना है? 15,200 किलोमीटर। लेकिन जो गृह मंत्रालय का रिपोर्ट है उसके अनुसार है 15,106 किलोमीटर। इसे भी ध्यान रखेंगे, लेकिन कई बुकों में आपको 15,200 किलोमीटर ही दिया है। इतना आप ध्यान रखते हैं तो आपका इधर उसके पिन उत्तर सबसे दक्षिण में हो जाएगा भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा की दूरी आपको 876 किलोमीटर है। तो 876 किलोमीटर कहाँ? यहाँ नहीं, यह भी तो भारत है। यानी कि 6 डिग्री 4-5 मिनट से भूमध्य रेखा की दूरी कितना है? 876 किलोमीटर। इस बात को ध्यान रखेंगे। सबसे पूर्वी बिंदु किबुतु अरुणाचल प्रदेश में है, सरक्री गुजरात में है। इसे गौर माता के भी नाम से जाना जाता है, गौर माता। ध्यान रखें, गौर माता सबसे आपको पश्चिमी बिंदु हो जाएगा गौर माता, सरक्री गुजरात में हो जाएगा। यह इंदिरा कौल हो जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इतना आप भारत का क्षेत्रफल जानते ही हैं, 32,87,200 आपको 63 किलोमीटर हो जाएगा। यह आप कॉन्सेप्ट भारत की स्थिति जानिए गए कि भारत की स्थिति इस गोलार्ध में यहाँ है, यानी कि उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। अब चलिए इसको नेक्स्ट समझते हैं। अब आपको सारी बात समझ में आ जाएगा। अब संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार तो 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 डिग्री 4-5 होता है। 6 डिग्री 4-5 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। तो यानी कि 6 डिग्री 4-5 मिनट कहाँ है? तो यह आपको अंडमान निकोबार में है। और 37 डिग्री 6 मिनट कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर। परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा कि 6 डिग्री 4-5 मिनट कहाँ है, तो यह हो जाएगा आपको अंडमान निकोबार में। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, यह आपको याद होना चाहिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, यानी कि विश्व का सबसे 7वां बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। जबकि जनसंख्या की दृष्टि से यह दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से जो 6 बड़े देश हैं वो सबसे पहले हो जाएगा रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। इसको पहला जो शब्द है उसको याद कर लो, रूक ची ओ ब्रा आ के बाद क्या आ जाएगा? भा, यानी कि भारत 7वां हो जाएगा। 8वां बड़ा देश हो जाएगा अर्जेंटीना, यानी कि रूक ची आ ब्रा आ भा, और उसके बाद अर्जेंटीना। अब नेक्स्ट देखिए, भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.42%। और डाटा याद होना चाहिए, कई एग्जाम में पूछा गया। जबकि इसकी जनसंख्या संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का 17.5%, यानी भारत की जो जनसंख्या है आपको 121 करोड़, पूरे जनसंख्या का कितना है प्रतिशत में? 17.5%, 2011 की जनगणना के अनुसार है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के 8 बड़े देश हैं। तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे पहले हो जाएगा चीन, भारत, उसके बाद हो जाएगा उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान, बांग्लादेश। यानी पाकिस्तान बांग्लादेश से भी रूस की जनसंख्या कम है। भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार है, तो उत्तर से दक्षिण में विस्तार है आपको 3214 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम में विस्तार है 2933 किलोमीटर। भारत की स्थल सीमा की लंबाई, स्थल सीमा का मतलब आप समझ गए होंगे, जो यह भाग है इस तरह से करके, यह भाग वाला स्थल सीमा 15,200 किलोमीटर, और इसके तटीय भाग की लंबाई है 7516.6 किलोमीटर, परंतु मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई है 6100 किलोमीटर। भारत के साथ पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं की लंबाई है। तो भारत के साथ कितने पड़ोसी देश हैं? तो पहले यही ध्यान रखना है कि 7 हैं। तो बांग्लादेश के साथ इस डाटा को याद रखना है, 4096.7 किलोमीटर है आपको बांग्लादेश के साथ सीमाओं की लंबाई। इसमें पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, असम है। तो इसको आपको याद रखना है, बा में मी पत्रिया। तो इसको का बा से हो जाएगा पहले बांग्लादेश, में से मेघालय, मिजोरम, प से हो जाएगा पश्चिम बंगाल, ती से हो जाएगा आपको त्रिपुरा, और से क्या हो जाएगा आसाम, चाहे असम कह सकते हैं। तो बामेमी पत्रिया, मेमी पत्रिया, यानी कितने
राज्य जुड़ते हैं सीमा, तो 5 राज्य बांग्लादेश से। इस तरह से आप याद कर सकते हैं, नहीं तो आप अलग से ट्रिक जानते हैं तो उसे भी याद कर सकते हैं। चीन से सीमा लगता है आपको 3488 किलोमीटर, जिसमें लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम। तो आप इसको इस तरह से याद कर सकते हैं, चीज ही सी उड़ाचल, उड़ाचल, उसके बाद उसमें उड़ाचल, चल से क्या हो जाएगा, देखिए आप कैसे याद कीजिएगा। तो पहले ची से तो चीने हो जाएगा, ची जो से क्या हो जाएगा आपको, जी से जो जम्मू कश्मीर हो जाएगा, यानी कि जो लद्दाख था, ही से क्या हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, सी से क्या हो जाएगा सिक्किम, ऊ से क्या हो जाएगा उत्तराखंड, अरुणाचल से क्या हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। तो चीज ही सी उड़ाचल, चीज ही सी उड़ाचल, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। अब वहीं ही की जगह पर आपको आ जाएगा लद्दाख, यानी कि जम्मू कश्मीर के बदले में आ जाएगा लद्दाख। अब पाकिस्तान, तो पाकिस्तान से वही हो जाएगा पंगुल राज, पंगुल राज हो जाएगा। तो प से हो जाएगा का आपको पंजाब, बू से का हो जाएगा गुजरात, ल से का हो जाएगा उसके लद्दाख, लद्दाख का रा से का हो जाएगा राजस्थान, और ज से हो जाएगा जम्मू कश्मीर। यानी पाकिस्तान के साथ भारत के साथ सीमा कितना साझा करता है, तो इसमें हो जाएगा आपको 1 2 3 4 5, इसमें एक केंद्र शासित प्रदेश भी हो जाएगा कौन, लद्दाख, और ये जम्मू कश्मीर 2 हो जाएगा। तो पंगुल राज कितना लगता है सीमा, तो 3323 किलोमीटर, 3323 किलोमीटर पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। फिर उसके बाद नेपाल, तो नेपाल तो उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, सिक्किम, उसके बाद पश्चिम बंगाल। तो इसको भी इसे याद कर सकते हैं, ने उ प बी सी हो गया। उस उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, प से हो जाएगा आपको का पश्चिम बंगाल, बी से का हो जाएगा बिहार, सी से का हो जाएगा सिक्किम, यानी कि नेपाल से सीमा साझा करता है। तो ने उ प बी सी, तो हो जाएगा क्या आपको उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, प से पश्चिम बंगाल, बी से बिहार और सी से सिक्किम, ने उ प बी सी। पहले तो ने से आ जाएगा नेपाल, पहले उसी को रखना है। म्यांमार से सीमा है 1643 किलोमीटर, यानी कि अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और मणिपुर, नागालैंड। तो ये सीधा है कि नड़ाचल। तो म्या से पहले तो म्यांमार हो जाएगा, मी से मिजोरम, म से मणिपुर, नौ से हो जाएगा कौन सी नागालैंड, उसके बाद अरुणाचल, तो अरुणाचल से हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, म्यामीम नड़ाचल। आपको याद कर लेना है रट के, इससे कभी भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपको। भूटान, तो भूसीप अरुणाचल, तो सी से क्या हो जाएगा सिक्किम, भूसीप, प से क्या हो जाएगा पश्चिम बंगाल, अ से हो जाएगा असम, अरुणाचल, तो अरुणाचल से हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, यानी भूसीप अरुणाचल, याद हो जाएगा। अफगानिस्तान से 106 किलोमीटर सीमा लगती है, यह डाटा याद रखना है। सबसे अधिक हो जाएगा आपको 4096.7 किलोमीटर बांग्लादेश से, और सबसे कम हो जाएगा आपको 106 किलोमीटर लद्दाख। यह पाक अधिकृत सीमा में लद्दाख पड़ता है, जो 106 किलोमीटर सीमा है। अब कुल जो है देखिए, गृह मंत्रालय का रिपोर्ट है 15,106.7 किलोमीटर है, लेकिन इस तरह से आपको नॉर्मल बुकों में 15,200 किलोमीटर मिल जाएगा, लेकिन दोनों डाटा आपको याद रखना है। भारत के कुल 16 जो राज्य हैं पड़ोसी देश की सीमा से जुड़ते हैं। भारत की जलीय सीमा या समुद्री सीमा से संबंध 7 देश हैं। तो वह पहले तो पाकिस्तान हो जाएगा, उसके बाद मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया, जो 7 देश हैं जल सीमा क्षेत्र बनाते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, अब उसके बाद कह रहा है कि पड़ोसी देशों से लगा सबसे लंबा संबंध राज्य है, यानी कि एक एक देश से कौन कौन सबसे बड़ा राज्य लगा है। तो बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल लगा है 2216.7 किलोमीटर, नेपाल से लगा है सबसे अधिक उत्तर प्रदेश 651 किलोमीटर, म्यांमार से लगा है अरुणाचल प्रदेश 520 किलोमीटर, और भूटान से लगा है आपको असम 267 किलोमीटर।
और पाकिस्तान से लगा है राजस्थान 1070 किलोमीटर, चीन से लगा है अरुणाचल प्रदेश 1080 किलोमीटर। यानी सबसे अधिक आपको सीमा पूछेगा कि पाकिस्तान से सबसे अधिक सीमा वाला लंबाई वाला राज्य राजस्थान, भूटान से असम, म्यांमार से अरुणाचल प्रदेश, नेपाल से उत्तर प्रदेश और बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल। अब नेक्स्ट देखिए, भारत की जल एवं स्थल सीमा से लगे देश बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान है, इस बात को ध्यान रखेंगे। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है, यह बृहद निकोबार में स्थित है। पहले इसका नाम पिग्मेलियन पॉइंट था। यह भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर की दूरी पर है। और भारत की सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल जम्मू कश्मीर में है। और पश्चिम बिंदु सरक्री गुजरात है। सरक्री गुजरात को आपको गौहर माता भी कहा जाता है, ठीक है। पूर्वी बिंदु कीबुतु अरुणाचल प्रदेश में है। कीबुतु को आपको वालांगू भी कहा जाता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और जो 1985 में ही मतलब पहले इंदिरा पॉइंट इसका नाम रखा गया, इंदिरा पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट, और इसे पार्सन पॉइंट भी कहा जाता था। पार्सन पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट को ही पार्सन पॉइंट कहा जाता था। और बाद 1985 में इंदिरा गांधी के शासनकाल के बाद इंदिरा पॉइंट इसे नाम रख दिया गया। अब नेक्स्ट देखिए, कोलाबा पॉइंट मुंबई में है और पॉइंट कालीमेरे तमिलनाडु में है एवं पॉइंट पेड्रो जाफना श्रीलंका के उत्तर पूर्व में है। जो ये इस तरह से भारत का मैप है, तो यहाँ हो गया आपको जाफना, यहाँ क्या हो गया जाफना। काराकोरम रेंज भारतीय, ये छूट गया, भारत एवं चीन की सीमा को मैकमोहन रेखा कहा जाता था। यह रेखा 1914 में शिमला में निर्धारित की गई थी। 1914 में जब प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था। काराकोरम रेंज भारतीय उपमहाद्वीपीय एवं चीन के मध्य एक जल विभाजक बनाती है। कौन? काराकोरम श्रेणी। 70 किलोमीटर लंबा यह ग्लेशियर काराकोरम में सबसे लंबा है और धरती पर ध्रुवों को छोड़कर दूसरा सबसे लंबा ग्लेशियर है। इसे तीसरा ध्रुव भी कहा जाता है, किसे? काराकोरम को। और काराकोरम दर्रा भी है, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा काराकोरम दर्रा ही है। भारत और अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा है, जो 1896 में सर डूरंड द्वारा निर्धारित की गई थी। अब यह रेखा अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के बीच में है, विभाजन के बाद चली गई 1896 में। भारत एवं पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है, जो 15 अगस्त 1947 को सर CJ रेड क्लिफ के द्वारा निर्धारित की गई थी। भारत एवं नेपाल के मध्य काली नदी सीमा बनाती है। यानी भारत और नेपाल के बीच कौन नदी है? काली। जो सुगौली का संधि हुआ था, ध्यान रखेंगे, सुगौली का जो संधि हुआ था आपको 1816 में अंग्रेज और नेपाल के बीच में, तो वो इसी नदी को लेकर हुआ था। इस बात को आप ध्यान रखें, काली नदी को, लेकिन जो कि अभी वर्तमान में एक काला पानी लिम्पियाधुरा को लेके विवाद भी नेपाल से हुआ था। पटकाई की पहाड़ियां भारत को म्यांमार से अलग करती है। पटकाई की पहाड़ियां भारत को म्यांमार से अलग करती है। दक्षिण में श्रीलंका भारत से पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा अलग होता है। पाक जल डमरूबंद मध्य में ही राम सेतु स्थित है। अब नेक्स्ट देखिए, श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश इंडोनेशिया है, जो निकोबार द्वीप समूह के अंतिम द्वीप ग्रेट निकोबार के दक्षिण में स्थित है। अब इसमें नेक्स्ट देखते हैं, भारत का मानक समय इलाहाबाद का निकट से मिर्जापुर से गुजरने वाली 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को माना गया है, जो ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा यानी कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर 5 राज्यों यानी कि यूपी, देखिए यूपी, उसके बाद MP, उसके बाद आपको AP, ठीक है, यूपी, MP, AP और छत्तीसगढ़ उड़ीसा से होकर गुजरती है। इसका जो निर्धारण किया गया था 1884 में किया गया था। ये जो विश्व का जो मानक रेखा है, सभी देशों का एक ही मानक रेखा है और समय अलग अलग है। तो 1884 में निर्धारित किया गया था। यह जो है मिर्जापुर से
इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर के नैनी से गुजरती है। इस बात को ध्यान रखेंगे। भारत के 5 राज्यों से गुजरता है। कैसे? यूपी एमपी एपी, यूपी एमपी एपी, उसके बाद छत्तीसगढ़ उड़ीसा 82.5 डिग्री। और 1 डिग्री पार करने में 4 मिनट लगता है। तो आपको 60 मिनट में कितना डिग्री पार करेगा? 60 मिनट में डिग्री पार करेगा आपको कितना? 15 डिग्री। यानी कि 1 डिग्री में 4 मिनट, तो 60 डिग्री में आपको पार करेगा, 60 मिनट में पार करेगा 15 डिग्री। तो कितना हो जाएगा? 15 पाँचे 75, 15 पाँचे 75 और 30 मिनट हो जाएगा आपको वही 60.5 डिग्री। तो वही हो जाएगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। अब नेक्स्ट देखिए, कर्क रेखा लगभग भारत के मध्य से गुजरती है। यह 8 राज्यों से होकर गुजरती है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, मित्रपर, गमछा, झार। ये तो सभी लोग ट्रिक जानते हैं कि मित्रपर, गमछा, झार, यानी कि आपको हो जाएगा क्या? मिजोरम, त्रिपुरा, पर से हो जाएगा आपको पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झा से क्या हो जाएगा? झारखंड, र से वहीं हो जाएगा आपको राजस्थान। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण में भारत में त्रिवेंद्रम से गुजरती है। विषुवत रेखा कहाँ से गुजरती है? त्रिवेंद्रम से। भारतीय उपमहाद्वीपीय में सम्मिलित देश हैं। तो भारतीय देखिए उपमहाद्वीपीय में आते हैं भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान। सर्वाधिक राज्यों की सीमाओं से लगा राज्य उत्तर प्रदेश है। इसकी सीमा 8 राज्यों से यथा, यानी कि किससे किससे? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एवं बिहार से लगी है। और उत्तर प्रदेश की सीमा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से भी लगी हुई है, लेकिन वो केंद्र शासित प्रदेश से। 8 राज्यों से, इसे ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट देखिए, भारतीय राज्यों में गुजरात राज्य की तट रेखा सर्वाधिक लंबी है। 1600 कितना? 63 किलोमीटर। भारतीय राज्यों में गुजरात राज्य की जो तट रेखा है, इस तरह से जो है, तो इसमें कटा फाटा करके इसमें आ जाता है आपको कितना? 1663। इसके बाद आंध्र प्रदेश की तट रेखा लंबी है। भारत के 9 राज्य तट रेखा से लगे हैं। यह राज्य है, आपको ध्यान रखेंगे, यह राज्य है आपको हो जाएगा पहले यहाँ गुजरात, फिर उसके बाद आपको यहाँ हो जाएगा महाराष्ट्र के बाद यहाँ हो जाएगा गोवा के बाद यहाँ हो जाएगा कर्नाटक के बाद यहाँ हो जाएगा केरल, और केरल के बाद यहाँ हो जाएगा आपको यह तमिलनाडु, और तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश के बाद आपको उड़ीसा के बाद आपको पश्चिम बंगाल हो जाएगा। नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राज्य हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राज्य हैं, तो बांग्लादेश के साथ तो वहीं पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। अब नेक्स्ट देखिए, पूर्वोत्तर भारतीय राज्यों में नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम की सीमाएं बांग्लादेश से नहीं मिलती है। यानी कि पूर्वोत्तर राज्य में कितने राज्य हैं? 7 हैं। तो उसमें आपको अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम की सीमाएं बांग्लादेश से नहीं मिलती है। पाकिस्तानी सीमा से लगे 3 भारतीय राज्य हैं। राजस्थान जो कि 1170 किलोमीटर, गुजरात 506 किलोमीटर है, और पंजाब जो है 425 किलोमीटर है। अरुणाचल प्रदेश की सीमा पूर्व में म्यांमार से, पश्चिम में भूटान से एवं उत्तर में चीन से मिलती है। उत्तर में किससे मिलती है? चीन से। सिक्किम की सीमा नेपाल, भूटान, चीन से मिलती है। सिक्किम की सीमा किससे मिलती है? नेपाल, भूटान, चीन से मिलती है। तीन ओर बांग्लादेश से घिरा रहा है, 3 ओर त्रिपुरा है बांग्लादेश। केवल उत्तर पूर्व में असम और मिजोरम से आपको जुड़ा हुआ है। अब नेक्स्ट देखिए, अब इसमें ध्यान रखेंगे, इसमें दर्रा दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? भारत के प्रमुख दर्रे एवं राज्य। दर्रा का मतलब होता है आपको
इस तरह से दो पहाड़ियों के बीच में जाने वाला संकीर्ण मार्ग जो कि 100 मीटर से 100 मीटर तक हो सकता है उसे दर्रा कहा जाता है, यानी कि जाने का रास्ता होता है उसे दर्रा कहा जाता है। तो कौन कौन दर्रा है? तो काराकोरम दर्रा जम्मू कश्मीर में है, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। जोलीला दर्रा तो लद्दाख में है, पीर पंजाल दर्रा जम्मू कश्मीर में है, बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में है, और बुर्जिल दर्रा जम्मू कश्मीर में है, और सिपकिला दर्रा तो सी ही से क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। रोहतांग दर्रा तो रोही ही से हिमाचल प्रदेश। अब नेक्स्ट देखिए, बाड़ा लाचाला दर्रा तो यह हिमाचल प्रदेश में है। लिपू लेक दर्रा तो लिपू लेक उत्तराखंड में है। माना तो उत्तराखंड में है। नीति तो उत्तराखंड में है। नीति दर्रा उत्तराखंड में, माना दर्रा उत्तराखंड में। दर्रा सभी को याद होना चाहिए, यह एकदम इम्पोर्टेंट प्रश्न। नाथुला दर्रा सिक्किम में है, और जयलेपला दर्रा भी सिक्किम में है, और बोमडिल्ला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है, और यांगयाप दर्रा भी अरुणाचल प्रदेश में। दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है, और तुजू दर्रा, इसको याद रखना है, तुजू दर्रा मणिपुर में है, तुजू दर्रा मणिपुर में है। अब नेक्स्ट देखिए, संकोश नदी असम एवं अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। संकोश नदी किसमें? तो असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में सीमा बनाती है। यांगयाप दर्रे के पास ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। जो यांगयाप दर्रे के पास से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। जोलीला दर्रे का निर्माण सिंधु नदी द्वारा हुआ है। सिपकिला दर्रा का निर्माण सतलज नदी द्वारा है। जलेपला का निर्माण तीस्ता नदी द्वारा हुआ है। सिपकिला का निर्माण सतलज नदी, जलेपला का निर्माण आपको तीस्ता नदी द्वारा हुआ है, और जोलीला को सिंधु। लद्दाख में स्थित काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा। देखिए यह बीपीएससी में पूछा भी गया है प्रश्न। सबसे ऊंचा दर्रा है, कितना है? 5624 मीटर है। यहाँ चीन को जाने वाली एक सड़क बनाई गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1A लेह को जोलीला दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी को जोड़ता है। बुर्जिल दर्रा श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। बुर्जिल जो दर्रा है आपको ध्यान रखेंगे, श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। बनिहाल दर्रे से जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग गुजरता है। जवाहर सुरंग इसी में स्थित है। बनिहाल दर्रे में ही जवाहर सुरंग स्थित है। अब नेक्स्ट देखिए, तुजू दर्रा मणिपुर भारत म्यांमार को जोड़ता है। सिपकिला दर्रा शिमला से तिब्बत को जोड़ता है। सिपकिला दर्रा जो है शिमला से तिब्बत को जोड़ता है। जीवित जड़ पुल मेघालय में पाए जाते हैं। जीवित जड़ पुल कहाँ पाए जाते हैं? मेघालय में। यह क्या होते हैं? तो मेघालय के खासी, गारो खासी जयंतिया तो मेघालय में ही पाई जाती है। तो उसमें से खासी जनजाति के लोग रबर ट्री नामक पौधे के जड़ों का अनुवर्धन कर इन्हें जलधारा के आर पार सुदृढ़ पुलों में रूपांतरित कर देते हैं, जिसे जीवित जड़ पुल कहा जाता है। स्थानीय भाषा में इसे जिंग केंग ईरो कहा जाता है। जैसे पुल हो गया, यह पौधा हो गया, इसको इस तरह से करके इसमें कर दिया जाता है। धीरे धीरे इसमें भी जड़ हो जाता है, जिससे मानव आने जाने लगता है तो वही जीवित जड़ पुल हो जाएगा। इसे मेघालय में कहा जाता है आपको जिंग केंग ईरो। अब नेक्स्ट देखिए, 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट कन्याकुमारी में मिलते हैं। 3 अर्धकार चंद्राकार तट जो है कन्याकुमारी में मिलते हैं। कन्याकुमारी हो गया। भारत में रामेश्वर के निकट धनुषकोटी श्रीलंका में तैलिया मन्नार के बीच समुद्र में डूबी हुई परवाल की द्वीप एक रेखा है, जिसे आदम का पुल कहा जाता है। जो धनुषकोटी है यह हो गया आपको श्रीलंका आंसू की तरह। यहाँ से धनुषकोटी से 24 किलोमीटर दूरी है आपको कहाँ? श्रीलंका की। कितना है? इसी में एक मतलब क्या कह रहा है कि परवाल का एक डूबा हुआ चट्टान है, जिसे आदम का पुल भी कहा जाता है। अब नेक्स्ट देखिए, जाफना तमिल बहुल से श्रीलंका से एलिफेंटा दर्रे द्वारा जुड़ा हुआ है। जाफना जो है इस तरह से, जाफना यहाँ है
उत्तर में सबसे उसमें तमिलनाडु के लोग रहते हैं, जिसे जाफना प्रायद्वीप भी कहा जाता है। अब नेक्स्ट देखिए, अब भारत का भौतिक स्वरूप देखते हैं हम लोग। तो देश के कुल क्षेत्रफल के 10.7% भाग पर उच्च पर्वत श्रेणियां हैं। कितना है? 10.7% भाग पर, जिनकी ऊंचाई समुद्र तल से 2135 मीटर है या उससे अधिक है। 305 मीटर या 2135 मीटर की ऊंचाई वाली पहाड़ियां 18.6% भूभाग पर फैली है। 43% भूभाग पर विस्तृत मैदान। देखिए, पहले तो आपको यही प्रश्न याद रखना है, मैदान का विस्तार कितना पर है? 43% भाग पर। यह कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अब नेक्स्ट देखिए, अब उसमें देखते हैं हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। तो पंजाब हिमालय, तो जो पंजाब हिमालय है आपको सिंधु और सतलज नदी के बीच में है। तो इसको कैसे याद कर सकते हैं? पसीस, पसीस सी से सिंधु और स से क्या हो जाएगा? सतलज। छ से क्या हो जाएगा? 56, को जीरो बैठा देंगे तो कितना हो जाएगा? 560 किलोमीटर। कुमायूं हिमालय, तो कुमायूं हिमालय है तो कुस्का, कुसका याद कर, कुस्का, तो उसका तक ब से क्या हो जाएगा? 32, को जीरो बैठा देंगे 300 कितना हो जाएगा? 20 किलोमीटर। सतलज और काली नदियों के मध्य। नेपाल, तो नेकाती, काली और तीस्ता नदी के बीच में है, 800 किलोमीटर, 80 पर एगो जीरो। असम, तो अदिति, तीस्ता और दिहांग के बीच में है, असम हिमालय। अदिति को देवों की महान माता भी कहा जाता है शास्त्रों में। तो ये कितना है? और बे से क्या हो जाएगा? 72, वो जीरो बैठा देंगे तो 720 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाएगी। असम हिमालय तीस्ता से दिहांग के बीच। नेपाल हिमालय काली और तीस्ता के बीच। कुमायूं हिमालय कुस्का, सतलज और काली के बीच। पंजाब हिमालय पसीस और सिंधु और सतलज के बीच। इस तरह से जोड़ के कभी जिंदगी में नींदों में नहीं भूलिएगा, इसी तरह से आपको याद करना चाहिए, हमारा सजेशन है। अब नेक्स्ट देखिए, भौतिक रचना तथा धरातल के स्वरूप के अनुसार भारत को 5 भागों में बांटा गया है। उत्तर पर्वतीय मैदान, विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार का मतलब यह हो गया, यह जो भाग को प्रायद्वीपीय पठार कहा जाता है। मरुस्थलीय मैदान, यह राजस्थान का मैदान। समुद्र तटीय मैदान, यहाँ भी मैदान है। तो यह 5 भागों में बांटा जाता है। भूवैज्ञानिकों के मतानुसार जहाँ आज हिमालय पहाड़ है, वहाँ टेथिस नामक उथला समुद्र था, जिसमें वलन पड़ने से क्या हो गया? वलन पड़ने से इस तरह से उसमें पहाड़ का निर्माण हो गया कि दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला बन गई। और जो उत्तरी भाग था इसका, इसको कहा जाता था अंगारा लैंड। ये चीन और आपको रसिया का भाग था, क्या कहा जाता था? अंगारा लैंड। और जो दक्षिण का प्रायद्वीपीय भाग था, इसे कहा जाता था गोंडवाना लैंड। क्या कहा जाता था? गोंडवाना लैंड। हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में आधुनिक सिद्धांत प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत प्रचलित है, ध्यान रखेंगे, यह इम्पोर्टेंट है। और हिमालय जो है नवीन वलित पर्वत है। क्या है? नवीन वलित पर्वत का उदाहरण माना जाता है। हिमालय की पर्वत श्रेणियां प्रायद्वीपीय पठार की ओर उत्तल एवं तिब्बत की ओर अवतल है। अब नेक्स्ट देखिए, उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को 4 प्रमुख समांतर श्रेणियों में बांटा गया है। जो उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है इसे ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय, इसके अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जोस्कर आदि पर्वत श्रेणियां आती है। K2 गाडविन आस्टीन, जिसे गाडविन आस्टीन भी कहा जाता है, 8611 मीटर इसकी ऊंचाई है। K2 की काराकोरम, गाडविन आस्टीन, काराकोरम, K2 को काराकोरम, गाडविन आस्टीन भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसकी ऊंचाई कितना है? 8611 मीटर है। काराकोरम की सर्वोच्च ऊंची चोटी है। काराकोरम की ही सर्वोच्च ऊंची चोटी है आपको कौन? K2 या गाडविन आस्टीन, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और काराकोरम भारत की सबसे ऊंची चोटी होने के साथ साथ यह भारत का सबसे ऊंचा दर्रा भी है। भारत का क्या है? सबसे ऊंचा दर्रा भी है, इस बात को ध्यान रखेंगे। कश्मीर हिमालय करेवा के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ जफरान यानी कि केसर की खेती की जाती है। करेवा चिकनी मिट्टी और दूसरे पदार्थों का हिमोड पर मोटी परत के रूप में जमा होता है। अब नेक्स्ट देखिए, बृहत हिमालय में जोलीला,
बृहत हिमालय में जोलीला, पीर पंजाल में बनिहाल और जोस्कर श्रेणी में फोटूला, लद्दाख श्रेणी में खारदुंगला जैसे दर्रे हैं। यानी जोलीला दर्रा कहाँ है? बृहत हिमालय में है। बनिहाल दर्रा पीर पंजाल में है और फोटूला दर्रा जोस्कर श्रेणी में है और खारदुंगला दर्रा लद्दाख श्रेणी में है। कश्मीर हिमालय क्षेत्र में ही मीठे जल की झील डल झील एवं बुलर झील, खारे डल एवं खारे जल की झील पोकांग सो एवं सो मुरी स्थित है। कहने का मतलब जो मीठे जल की झील है वो डल झील एवं बुलर झील है, एवं जो खारे जल की झील है पोकोंग सो एवं सोमुरीरी है। कहाँ है? कश्मीर हिमालय में ही है। वैष्णो देवी, अमरनाथ गुफा एवं चरार ए शरीफ जैसी तीर्थ स्थान कश्मीर या उत्तर पश्चिम हिमालय में ही स्थित है। वैष्णो देवी कहाँ है? तो वैष्णो देवी जो है उत्तर पश्चिम हिमालय में ही स्थित है। अमरनाथ का भी गुफा। हिमाद्री अर्थात सर्वोच्च या बृहत हिमालय। अब नेक्स्ट देखिए, हिमाद्री अर्थात सर्वोच्च या बृहत हिमालय, यह हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है। इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। इस बात को ध्यान रखेंगे, एवरेस्ट जो शिखर है वो नेपाल में स्थित है। कभी भारत में भूल कर भी मत टिक लगाइएगा। इसी पर्वत श्रेणी में स्थित है कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी, कामेट और नामचा बरवा आदि इसके कुछ महत्वपूर्ण शिखर हैं। किसके? हिमाद्री और सर्वोच्च बृहत हिमालय के। बृहत हिमालय लघु हिमालय से मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होती है। जो बृहत हिमालय होता है लघु हिमालय से मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होती है, डिवाइड होती है। अब नेक्स्ट देखिए, हिमाचल श्रेणी या लघु या मध्य हिमालय। इस श्रेणी में पीर पंजाल, धौलाधर, मसूरी, नाग टिब्बा, महाभारत श्रेणियां बृहत व लघु हिमालय के मध्य कश्मीर घाटी, लाहुल स्पीति, कुल्लू एवं कांगड़ा की घाटियां मिलती है। यहाँ अल्पाइन चरागाह हैं। कहाँ? हिमाचल श्रेणी में, जिन्हें कश्मीर घाटी में मर्ग यानी कि गुलमर्ग, सोनमर्ग कहा जाता है। कश्मीर घाटी में मर्ग कहा जाता है तो गुलमर्ग, सोनमर्ग इसके उदाहरण है। उत्तराखंड में बुग्याल या प्यार कहा जाता है। शिमला, कुल्लू, मनाली, मसूरी, दार्जिलिंग आदि लघु हिमालय में ही है। देखिए शिमला, कुल्लू, मनाली, मसूरी, दार्जिलिंग कहाँ है? लघु हिमालय में है। बृहत हिमालय की घाटियों में भोटिया प्रजाति के खानाबदोश जनजाति लोग रहते हैं, जो ग्रीष्म ऋतु में ऊपर यानी बुग्याल में चले जाते हैं और शरद ऋतु में नीची घाटियों में लौट आते हैं। प्रसिद्ध फूलों की घाटी इसी पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब इसी इलाके में स्थित है। अब नेक्स्ट देखिए, लघु हिमालय शिवालिक से मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा अलग होता है। जो लघु हिमालय है शिवालिक से मेन बाउंड्री फॉल्ट से अलग होता है। शिवालिक, तो शिवालिक अर्थात निम्न या वाह हिमालय ही शिवालिक को कहा जाता है। निम्न या वाह हिमालय यानी कि जो इस तरह से हिमालय की चोटियां हैं तो यह सबसे जो लास्ट में है आपको निम्न या वाह हिमालय, यह शिवालिक कहा जाता है। यह हिमालय का नवीनतम भाग है। शिवालिक एवं लघु हिमालय के बीच कई घाटियां हैं, जैसे काठमांडू घाटी, पश्चिम में इसे द्वार कहते हैं, जैसे देहरादून और हरिद्वार। शिवालिक के निचले भाग को तराई कहते हैं। अरावली की पहाड़ियां राजस्थान राज्य में है। देखिए यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। यह जो लाइन है आपको याद होना चाहिए, यहाँ से लेके यहाँ तक 100% याद होना, कोई एग्जाम में पूछा गया है। अरावली की पहाड़ियाँ राजस्थान राज्य में है। यह सबसे पुरानी चट्टानों से बनी है। इस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर है। इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। अरावली के पश्चिम की ओर से लूनी नदी निकलती है। लूनी नदी कच्छ के रण में गायब हो जाती है और अरावली के पूर्व की ओर से बनास नदी निकलती है। और अरावली की जो उत्पत्ति पहाड़ी की हुई है वो उत्पत्ति हुई है प्री क्रेम्बियन काल में। प्री क्रेम्बियन
काल में किसकी उत्पत्ति हुई है? अरावली की, प्री कैम्ब्रियन काल में। इस बार 570 मिलियन वर्ष पहले अरावली की उत्पत्ति हुई है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अरावली जो है आपको ध्यान रखेंगे अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। अब नेक्स्ट देखिए नोट, वैसी नदी जो जमीन में ही लुप्त हो जाती है उसे द रिवर ऑफ इफेमेरल कहते हैं, जैसे कि आपको लूनी नदी के बारे में कहा गया है। यह मालवा का पठार मध्य प्रदेश में है। मालवा का पठार पश्चिम मध्य प्रदेश एवं दक्षिण पूर्व राजस्थान में है। यह ज्वालामुखीय चट्टानों का बना हुआ है। इसे चंबल और बेतवा नदी निकलती है। मालवा के पठार से कौन नदी निकलती है? चंबल और बेतवा। विंध्याचल का पठार झारखंड, उत्तर प्रदेश, दक्षिण पूर्व राजस्थान राज्य में है। यह परतदार चट्टानों का बना है। विंध्याचल पर्वतमाला उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है। यानी कहने का मतलब यह है कि यह जो है उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है। कौन? विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। इसे कहा जाता है कि आर्य और अनार्य संस्कृति को अलग। अनार्य का मतलब राक्षस, आर्य का मतलब जैसे कि देवता राम। यह संस्कृति को विभाजन करता है। कौन? विंध्याचल पर्वत। अनार्य का मतलब राक्षस कहाँ थे? दक्षिण श्रीलंका में थे। और आर्य कहाँ थे? उत्तर भारत में, यानी कि अयोध्या राम। अब नेक्स्ट देखिए मैकाल पठार छत्तीसगढ़ में स्थित है। इसे आप ध्यान रखेंगे, यह बिहार एसआई में पूछा भी गया था। मैकाल पठार सर्वोच्च शिखर अमरकंटक है जो 1036 मीटर है। यह पुरानी चट्टानों को बना एक ब्लॉक पर्वत है। पहले तो इसी बात को ध्यान रखना है कि मैकाल का पठार कैसा पर्वत है? ब्लॉक पर्वत है। इसके पश्चिम की ओर नर्मदा नदी यानी कि अमरकंटक से, ध्यान रखेंगे अमरकंटक की जो पठार है ब्लॉक पर्वत है, जो मैकाल पठार का सर्वोच्च शिखर है। तो इसके पश्चिम से नर्मदा नदी, उत्तर की ओर से सोन नदी और दक्षिण की तरफ से महानदी निकलती है। यानी कि देखिए नरकंटक, मरकंटक, सोरकंटक। तो कंटक से क्या हो जाएगा? अमरकंटक। देखिए नरकंटक, मरकंटक, सोरकंटक। तो कंटक से क्या हो जाएगा? अमरकंटक। यानी कि अमरकंटक से ही तीनों नदियां निकलती है। तो कहाँ कहाँ से निकलती है? फिर से इसके पश्चिम से ओर से नर्मदा नदी, यानी कि अमरकंटक के पश्चिम से ओर से नर्मदा नदी, उत्तर की ओर से सोन नदी और दक्षिण की ओर से महानदी निकलती है। छोटा नागपुर स्थित रांची का पठार संप्राय मैदान का उदाहरण है। छोटा नागपुर पठार भारत का रूर कहा जाता है। रूर जो है आपको रूर कहाँ है? जर्मनी में है। यह कोयला का मतलब कि एक महत्वपूर्ण केंद्र है जर्मनी में। तो उसी केंद्र के नाम पर दुनिया के जितने भी कोयला क्षेत्र हैं उसे रूर कहा जाता है। तो यानी खनिज पदार्थ के दृष्टिकोण से धनी है। तो छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर कहा जाता है, यानी खनिज भंडार के दृष्टिकोण से भारत का सबसे संपन्न भी कहा जाता है। अब नेक्स्ट देखिए सतपुड़ा की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश राज्य में है। ये ज्वालामुखीय चट्टानों से बनी हुई है। इनकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, 1350 मीटर। यानी सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन है? धूपगढ़। कितना है? 1350 मीटर। यह डाटा याद होना चाहिए आपको। जो महादेव पर्वत पर स्थित है। इसके पूर्वी हिस्से से ताप्ती नदी निकलती है। सतपुड़ा के पूर्वी हिस्से से ताप्ती नदी निकलती है। पश्चिमी घाट यह पर्वत ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी के अंतरिम तक लगभग 1600 किलोमीटर का विस्तृत है। पश्चिमी घाट का मतलब यह हो गया कि यह जो भाग है, यह भाग इसी को कहा जाता है पश्चिमी घाट। इसे सहयाद्री के भी नाम से जाना जाता है। सहयाद्री के भी नाम से जाना जाता है। इसकी जो लंबाई है कितना है? 1600 किलोमीटर है। यहाँ से लेके आपको यहाँ तक, यानी कह रहे पश्चिमी घाट पर्वत ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी अंतरिम, यह ताप्ती हो गया। ताप्ती नदी कहाँ है? गुजरात के समीप है। और यहाँ यह है
तो कितना है, और इसकी जो ऊंचाई है लगभग वह 1200 मीटर है। इसकी ऊंचाई कितना है, 1200 मीटर औसत ऊंचाई है। औसत ऊंचाई 1200 मीटर है। और पश्चिम घाट से उत्तर में गुजरात, देखिए पश्चिमी घाट से उत्तर में क्या है, गुजरात है, यानी कि उत्तर में गुजरात हो जाएगा यहाँ गुजरात। सौराष्ट्र प्रदेश, गिर की पहाड़ियाँ मिलती है जो एशियाई शेर के लिए विख्यात है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहा जाता है। अब नेक्स्ट देखिए, अब कह रहा है 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो कि गोवा से गुजरती है, सह्याद्री को दो भागों में विभाजित करती है। गोवा यहाँ पड़ता है तो यहाँ से गुजरती है कौन, 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। जो गोवा को मतलब गोवा पड़ती है, जो सह्याद्री को या पश्चिमी घाट को दो भागों में विभाजित करती है। सह्याद्री को दो भागों में विभाजित करती है, उत्तरी सह्याद्री एवं दक्षिणी सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री के ऊपरी सतह को बेसाल्ट लावा का निक्षेप है, यानी कि उत्तरी, तो यहाँ महाराष्ट्र हो जाएगा, तो महाराष्ट्र में ही लावा का बेसाल्ट है, काली मिट्टी पाई जाती है आपको। वहीं दक्षिणी सह्याद्री आर्कियन युग की ग्रेनाइट और नीस चट्टानों से बना है। उत्तरी सह्याद्री एवं दक्षिणी सह्याद्री की सर्वोच्च चोटी है, देखिए उत्तरी जो सह्याद्री की है कालसूबाई 1664 मीटर है, और दक्षिणी की कुद्रेमुख, दक्षिण में द आ गया, इसमें भी कुद्रे आ गया, और कालसूबाई, तो कालसूबाई आपको हो जाएगा उत्तर। पहले ये वो खाली याद कीजिए, दक्षिण में कुद्रेमुख, दक्षिण दरेमुख, यानी कि सह्याद्री की कुद्रेमुख हो जाएगा। कितना है, 1892 मीटर है, और 1664 मीटर है कालसूबाई। अब नेक्स्ट देखिए, महाबलेश्वर 1438 मीटर है, कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता है। महाबलेश्वर ध्यान रखेंगे, यह महाराष्ट्र में है। कहाँ है, महाराष्ट्र में। उत्तरी सह्याद्री की दूसरी प्रमुख चोटी है। महाबलेश्वर का उच्चतम बिंदु विल्सन पॉइंट है, महाबलेश्वर विल्सन पॉइंट है। ऑर्थर सीट पॉइंट, नीडल होल पॉइंट, एलिफेंट पॉइंट और महाबलेश्वर में ही है। महाबलेश्वर से 5 नदियां निकलती है, इसको ध्यान रखना है। कृष्णा, सावित्री, वेन्ना, गायत्री, कोयना। देखिए कृष्णा, सावित्री, वेन्ना, गायत्री, कोयना निकलती है महाबलेश्वर से। अब इसको ध्यान रखना है, इसको 100% ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट देखिए इसमें कि दर्रे से गुजरने वाले प्रमुख रेल एवं सड़क मार्ग, तो कह रहा है थालघाट दर्रा, तो थालघाट देखिए थानामू, तो नासिक और मुंबई के बीच में रेल मार्ग और सड़क मार्ग प्रदान करता है कौन घाट दर्रा, थालघाट दर्रा, थानामू याद रखिएगा। उसके बाद भोरघाट दर्रा, तो भोरघाट दर्रा तो भोपूमू, यानी कि मुंबई पुणे से होते हुए बेलगांव चेन्नई की तरफ सड़क मार्ग प्रदान करता है कौन, भोरघाट दर्रा। भोपूमू मुंबई पुणे बेलगांव चेन्नई सड़क मार्ग प्रदान करता है, और रेल मार्ग भी। अब पालघाट दर्रा तो पाको का, याद करें यानी कि कालीकट से, देखिए कोयम्बटूर है ना, को से कोयम्बटूर, कालीकट, तिरचूर, इडोर रेल मार्ग सड़क मार्ग प्रदान करता है कौन, पालघाट दर्रा। तो यही पूछेगा कि पालघाट दर्रा किसके किसके बीच में है, क्या उसका काम है, तो कालीकट से कोयम्बटूर होते हुए इडोर रेल मार्ग प्रदान करता है कौन, पालघाट दर्रा। अब नेक्स्ट देखिए, पश्चिमी घाट के दर्रे और उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित, यानी कि पश्चिमी घाट के दर्रे, यह हो गया पश्चिमी घाट, इसमें दर्रे। तो थालघाट दर्रा तो नासिक और मुंबई के बीच में संपर्क मार्ग प्रदान करता है, थानामू। भोरघाट दर्रा तो देखिए भोपूमू पुणे और मुंबई के बीच में संपर्क मार्ग प्रदान करता है 600, यह लंबाई नहीं पूछेगा, इसी पूछे। पालघाट दर्रा तो को यानी कि कोयम्बटूर से कोचीन के बीच में सड़क मार्ग प्रदान करता है। सेनकोट दर्रा तो यानी कि तिरुअनंतपुरम से मदुरै के बीच में प्रदान करता है। यह इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखेंगे, यह इम्पोर्टेंट है। तिरुअनंतपुरम मदुरई
पालघाट दर्रा तपाकोको कोयम्बटूर से कोचीन के बीच में, भोपुमू पुणे मुंबई, थानामू नासिक मुंबई। इस तरह से आप रट के याद कर लेना। यह देखिए लाल में देने का मतलब वो समझिए खतरा वाला है, कभी भी प्रश्न पूछा जा सकता है। दक्कन का पठार महाराष्ट्र में सभी जानते हैं, यह ज्वालामुखी बेसाल्ट, जो ज्वालामुखी का पठार सबसे अधिक महाराष्ट्र में, इसीलिए काली मिट्टी का निर्माण वहां से हुआ है। यह ज्वालामुखी बेसाल्ट चट्टानों को बना है, यह काली मिट्टी का क्षेत्र है। इस पठार के पूर्वी भाग को विदर्भ कहा जाता है। इस जो ज्वालामुखी बेसाल्ट चट्टान का जो पठार है उसके पूर्वी भाग को विदर्भ कहा जाता है। यह विदर्भ जो है सबसे इम्पोर्टेंट है। अब नेक्स्ट देखिए, धारवाड़ का पठार कर्नाटक में है, राज्य में है। यह परिवर्तित चट्टानों से बना है। इस पठार के पश्चिमी भाग में बाबा बुदन की पहाड़ी तथा ब्रह्मगिरी की पहाड़ी है। तो ऐसे भी बाबा बुदन की पहाड़ी और ब्रह्मगिरी की पहाड़ी कहाँ है, तो यह धारवाड़ की चट्टान कर्नाटक में है। नीलगिरी की पहाड़ी तमिलनाडु में है, जो एक ब्लॉक पर्वत है। नीलगिरी की पहाड़ी कैसी पर्वत है, ब्लॉक पर्वत है। कहाँ है, तमिलनाडु में। यह मुख्यतः चार्नोकाइट पठार से बनी है। इसकी सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है, 2637 मीटर इसकी ऊंचाई है, जो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ऊटक मंडम इसी में स्थित है, दोदा बेटा। और जो अनाई मुदी है, ध्यान रखेंगे, अनाई मुदी जो है आपको, उसका जो है 2695 मीटर ऊंचाई है। वह दक्षिण भारत की पहली ऊंची चोटी है और दूसरी ऊंची चोटी हो जाएगा 2637 मीटर। यह अब नेक्स्ट देखिए, तमिलनाडु राज्य में नीलगिरी के दक्षिण भाग में पाल घाट है। पाल घाट गए पश्चिम एवं पूर्वी घाट के मिलन स्थल है, अर्थात पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट। यह हो गया आपको पश्चिमी घाट, यह हो गया पूर्वी घाट के मिलने पर नीलगिरी पहाड़ी, यह नीलगिरी पहाड़ी है। इसके पार फैली करडामम की पहाड़ियां पश्चिमी घाट का विस्तार माना जाता है। अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित दक्षिण भारत का सबसे ऊंची चोटी जो है आपको अनाईमुदी है, जो 2695 मीटर ऊंची है। अनाईमुदी 2695 मीटर। अब नेक्स्ट देखिए, अनाईमुदी 3 पहाड़ियों का केंद्र बिंदु है। यहाँ से 3 पहाड़ी श्रृंखलाएं 3 दिशाओं में जाती है। दक्षिण की ओर इलायची यानी कि करडामम की पहाड़ी, उत्तर की ओर अन्नामलाई की पहाड़ी तथा उत्तर पूर्व की ओर पालनी की पहाड़ियाँ। प्रसिद्ध पर्यटक स्थल कोडई कनाल तमिलनाडु पालनी पहाड़ी में ही स्थित है। सेवराय पहाड़ी तमिलनाडु राज्य के सलेम में अवस्थित है। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटीय भाग में महेंद्रगिरी की पहाड़ी है। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटीय भाग में महेंद्रगिरी की पहाड़ी है। अब नेक्स्ट देखिए, भारत के पूर्वी समुद्र तट को निम्न भागों में बांटा गया है। भारत का जो यह पूर्वी तट है इसको निम्न भागों में बांटा गया है। कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक कोरोमंडल तट कहा जाता है, यानी कि यह हो गया कन्याकुमारी, यह हो गया कृष्णा डेल्टा तट, इसको कहा जाता है कोरोमंडल तट। और कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा, कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा तक को गोलकुंडा तट कहा जाता है। और गोदावरी डेल्टा से लेकर उत्तरी तटीय भाग को यहाँ से लेकर उत्तरी सरकार तट यानी कि उड़ीसा तक कहा जाता है। भारत की पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह हैं। पारादीप उड़ीसा में है, कोलकाता पश्चिम बंगाल में है, ये पूर्वी तट पर ही हो गए। और विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में है। और विशाखापत्तनम भारत का सबसे आपको गहरा बंदरगाह है। और चेन्नई तूतीकोरिन एन्नौर जो है तमिलनाडु में है। चेन्नई तूतीकोरिन एन्नौर तमिलनाडु में है। अब नेक्स्ट देखिए, विशाखापत्तनम बंदरगाह डॉल्फिन नोज पहाड़ी के पीछे सुरक्षित है। पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख लैगून पुलिकट चेन्नई में है। चिल्का जो झील है पूरी उड़ीसा में है। और कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है। आपको पुलिकट चेन्नई में है, चिल्का पुरी में है और कोलेरू आंध्र प्रदेश में है। लैगून समुद्र
क्षेत्र से तटीय क्षेत्र का पानी स्थल भाग में घुस जाता है और धीरे धीरे बालू का अवरोध खड़ा कर देने पर स्थलीय क्षेत्र का जलीय भाग समुद्र से अलग हो जाता है। इससे जलीय क्षेत्र की आकृति को लैगून कहा जाता है। कहने का मतलब कि जैसे कि यह मैप हो गया, इसमें क्या किया कि आपको अंदर तक पानी यहाँ तक चला गया, धीरे धीरे यह यहाँ से गया, यह बंद हो गया, तो यह इसमें जब जल हो जाता है यह बंद हो जाता है तो यह लैगून झील हो गया। इस तरह से बंद हो जाएगा तो यह लैगून झील हो जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट देखिए, यह पढ़ के ऑब्जेक्टिव लगा लेते हैं आप, लुसेंट का ही ऑब्जेक्टिव, तो समझिए कि आप जीके में एक महारत हासिल हो जाएगा आपको, यानी कि कहीं से भी क्वेश्चन आएगा तो आपको डाउट नहीं रहेगा, इधर उधर करके आप टिक मारिए दीजिएगा। भारत के पश्चिमी तट को निम्न भागों में बांटा गया है। तो गुजरात तट, गुजरात से गोवा तक के तट को कोंकण तट कहा जाता है, इसको आपको याद होना चाहिए। गुजरात से गोवा तक के तट को कोंकण तट कहा जाता है। गोवा से कर्नाटक तक के तट को मंगलुरु तट कहा जाता है और तटीय क्षेत्र केनारा तट, और मंगलुरु से कन्याकुमारी के तटीय क्षेत्र को मालाबार, जो मालाबार है वहीं आपको केरल में पड़ता है, कहलाता है। इस बात को ध्यान रखें। फिर उसके बाद वही कह रहा है कि भारत के पश्चिमी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह हैं। तो कांडला गुजरात में है, मुंबई जो बंदरगाह है महाराष्ट्र में है, मरमा गोवा में है, मंगलुरु कर्नाटक में है, कोच्चि केरल में है, नहवा सेवा महाराष्ट्र में। नहवा सेवा आपको याद होना चाहिए, नहवा सेवा महाराष्ट्र में है। फिर से कांडला गुजरात में है, मुंबई महाराष्ट्र में है, और मारमा गोवा में है, और मंगलुरु कर्नाटक में है, कोच्चि केरल में है, और नहवा सेवा महाराष्ट्र में है। सालसेट द्वीप पर स्थित मुंबई भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह नगर है, यानी कि सालसेट द्वीप पर स्थित। मुंबई का किस द्वीप पर स्थित है? तो सालसेट द्वीप पर स्थित है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह नगर भी है। अब नेक्स्ट देखिए, मालाबार तट पर अनेक पश्च जल हैं जिसे स्थानीय भाषा में कयाल कहते हैं। मालाबार यानी कि केरल में, कयाल केरल में। कयाल मछली पकड़ने और अंतःस्थलीय नौकायान के लिए, केरल में जो नौकायान होता है, लंबी सी खूब आदमी बैठा रहता है, दौड़ होता है, नौकायान के लिए प्रयोग किया जाता है, और पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षक का केंद्र भी है। अभी आपको राहुल गांधी गए थे यहीं कयाल नौकायान करने के लिए, देखे ही होंगे आप मीडिया में। केंद्र में हर वर्ष प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी, देखिए नेहरू ट्रॉफी वलाम काल यानी नौका दौड़ का आयोजन पुन्नामदा कयाल में किया जाता है। पुन्नामला कयाल में किया जाता है नेहरू ट्रॉफी वालम काली नौका दौड़। भारत में 2 द्वीप समूह हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और जिसे आपको मरकत द्वीप कहा जाता है, और लक्षद्वीप समूह। वहीं हो जाएगा आपको, यह हो जाएगा अंडमान निकोबार समूह इधर, यह हो जाएगा आपको लक्षद्वीप। अब इसके बारे में हम लोग समझते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। इसमें करीब 247 छोटे छोटे द्वीप हैं। निकोबार में 19 द्वीप हैं। ये द्वीप वास्तव में समुद्र में डूबे हुए पर्वत के शिखर हैं जो निकोबार में हैं। लैंडफॉल द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप है। लैंडफॉल द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप है, लैंडफॉल। कोको जलमार्ग इसे म्यांमार के कोको द्वीप से अलग करता है, जहां चीन ने निगरानी तंत्र लगाया हुआ है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर है, जो दक्षिणी अंडमान में स्थित है। अब नेक्स्ट देखिए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन एवं पर्णपाती वन। मैंग्रोव वन जो होता है आपको नमकीन क्षेत्रों में पाया जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती वनों का संयोजन है। बंगाल की खाड़ी में नदियों के जलोढ़ मिट्टी के निक्षेप द्वारा कई द्वीपों का निर्माण किया गया है। हुगली के निकट 20 किलोमीटर लंबा सागर द्वीप, जिसे गंगा सागर के नाम से जाना जाता है, यहाँ नीमुर द्वीप का निर्माण हाल ही में हुआ है। पूछा जाता है कि नीमुर द्वीप कहाँ है,
तो बंगाल की खाड़ी में है। पहले तो प्रश्न यही इंपॉर्टेंट है, न्यू द्वीप बंगाल की खाड़ी। सुंदरबन जो गंगा का डेल्टा है, मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। विश्व का सबसे बड़ा ज्ञात नदी द्वीप माजुली है, जो असम में स्थित ब्रह्मपुत्र नदी के दोनों शाखाओं से मिलकर बना है। जैसे कि आपको यह नदी आ रही है और इसके में द्वीप है, जो कि आपको माजुली को अभी सरकार ने नदी जिला भी घोषित कर दिया है, यानी कि नदी जिला भी आपको घोषित कर दिया है। किसको? माजुली को। विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप है जिस पर मानव भी रहता है। अब नेक्स्ट देखिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी जो है सैडल पीक है। अंडमान निकोबार कितना है? 738 मीटर है, उत्तरी अंडमान में। इसको डाटा आपको याद होना चाहिए। अब अंडमान और निकोबार के पर्वत शिखर, तो सैडल पीक जो है उत्तरी अंडमान में है, 738 मीटर है। माउंट थुलियर ग्रेट निकोबार में है, 642 मीटर। यह डाटा को जरूर नहीं, इसका याद रखना है आपको। माउंट डियोवाली मध्य अंडमान में है, माउंट कोयोबो दक्षिण अंडमान में है, और माउंट हैरियट यह दक्षिण अंडमान में है। अब नेक्स्ट देखिए, केंद्र शासित प्रदेश का सबसे बड़ा पतन बंदरगाह पोर्ट ब्लेयर दक्षिण अंडमान में। केंद्र शासित प्रदेश का सबसे बड़ा पतन बंदरगाह पोर्ट ब्लेयर दक्षिण अंडमान में है। नेल्लोर की निकट श्रीहरिकोटा परवाल निर्मित द्वीप है। पुलिकट झील इसी द्वीप द्वारा समुद्र से विलग है। यहाँ भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र भी है। अब प्रमुख जल अंतराल को देख लेते हैं, यानी किसकी किसको बीच को विभाजन करता है। तो देखिए, 8 डिग्री चैनल तो मालदीव और मिनिकॉय द्वीप को अलग करता है, तो इसको याद कर सकते हैं, आमामी मामी। तो मालदीव से मिनिकॉय द्वीप के बीच में कौन है? 8 डिग्री चैनल आमामी। 9 डिग्री चैनल तो आपको ध्यान रखेंगे कावरती, यानी कि लक्षद्वीप से लेके नौलमी हो जाता है, नौलमी लक्षद्वीप से लेके मिनिकॉय के मध्य है। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? कवरती है। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? कवरती है। तो नौलमी लक्षद्वीप से मिनिकॉय द्वीप के मध्य है, यानी कवरती से मिनिकॉय द्वीप के मध्य है। कौन? 9 डिग्री चैनल। अब 10 डिग्री चैनल, तो 10 डिग्री चैनल छोटा अंडमान को कार निकोबार के मध्य है। ग्रैंड चैनल तो सुमात्रा जो इंडोनेशिया में पड़ता है, निकोबार के मध्य ग्रैंड चैनल। पाक स्ट्रेट तो तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य है, पाक जलडमरू मध्य भी से कहा जाता है। डंकन पास तो दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच में है डंकन पास। कोको स्टेट तो कोको द्वीप यानी कि म्यांमार का है और उत्तरी अंडमान के मध्य है कोको स्टेट। पाक की खाड़ी तो तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य है, पाक स्टेट भी से कहा जाता है। पाक की खाड़ी तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य है। मन्नार की खाड़ी तो दक्षिण पूर्व तमिलनाडु से श्रीलंका के मध्य है। मन्नार की खाड़ी, पाक की खाड़ी और उसके बाद पाक स्ट्रेट तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य ही है। अब नेक्स्ट देखिए, लक्षद्वीप सागर। तो लक्षद्वीप सागर तो लक्षद्वीप और मालाबार तट के मध्य है। नोट, सेतु समुद्रम परियोजना मन्नार की खाड़ी को पाक खाड़ी से जोड़ती है। व्हीलर द्वीप तो उड़ीसा के तट पर ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर स्थित। देखिए, राउरकेला जो सिटी है, राउरकेला कहाँ है? तो ब्राह्मणी नदी के तट पर ही बसा है, तो मुहाने पर स्थित है। यह भारत का अपने मिसाइल परीक्षण करता है। वर्तमान में इस द्वीप का नाम अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है, यानी कि व्हीलर द्वीप उड़ीसा के तट पर ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर स्थित है। यह भारत का अपने मिसाइल का परीक्षण करता है, भारत यहाँ, और वर्तमान में इस द्वीप का नाम अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। अब नेक्स्ट देखिए, पंबन द्वीप तो मन्नार की खाड़ी में स्थित है। पंबन द्वीप मन्नार की खाड़ी में है। यह भारत एवं श्रीलंका के बीच है, जो एडम्स ब्रिज यानी राम सेतु का भाग है। इसे रामेश्वरम द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। अब नेक्स्ट देखिए, भारत में बैरन और नारकोंडम नामक 2 प्रसिद्ध ज्वालामुखी द्वीप है। बैरन द्वीप जो निकोबार द्वीप समूह में है, एक सक्रिय ज्वालामुखी है।
बै स सक्रिय ज्वालामुखी है, जबकि नारकोंडम नासु सुसुप्त ज्वालामुखी है। नासु सुसुप्त ज्वालामुखी है, अब बैरन जो है आपको एक सक्रिय ज्वालामुखी है। लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप समूह कहाँ है? अरब सागर में है। इसमें कुल 36 द्वीप हैं। लक्षद्वीप समूह जो है यहाँ है अरब सागर में, इसमें 36 द्वीप हैं। इसमें केवल 11 द्वीप पर ही आबादी है। आंड्रेट लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। यह प्रश्न आपको याद रहना चाहिए। आंड्रेट जो द्वीप समूह है लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। इसका क्षेत्रफल 4.9 वर्ग किलोमीटर है। मिनिकॉय सबसे बड़ा द्वीप है जिसका क्षेत्रफल 4.8 वर्ग किलोमीटर है। पीटली द्वीप जहां मनुष्य का निवास नहीं है वहां एक पक्षी अभयारण्य है। अगाती लक्षद्वीप समूह का एकमात्र द्वीप है जहां हवाई अड्डा है। अगाती लक्षद्वीप समूह का एकमात्र द्वीप है जहां हवाई अड्डा है। अब नेक्स्ट देखिए, लक्षद्वीप समूह 11 डिग्री चैनल द्वारा दो भागों में विभाजित होता है। उत्तर में अमीनी द्वीप और दक्षिण में कन्ना नोरे द्वीप। यह नया देखिए बुक होने की वजह से इसमें कुछ डाटा भिन्न दिया हुआ है कि लक्षद्वीप समूह 11 डिग्री चैनल द्वारा भागों में विभाजित है। उत्तर में अमीनी द्वीप और दक्षिण में कन्ना नोरे द्वीप। लक्षद्वीप समूह के सभी द्वीपों पर मलयालम भाषा बोली जाती है। मिनिकॉय द्वीप एकमात्र अपवाद है जहां महल भाषा बोली जाती है। महल देवही लिपि में लिखी जाती है जो मूलतः मालदीव की भाषा है। नोट, भारत के परवाल भित्ति के क्षेत्र मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह एवं लक्षद्वीप में सीमित है। लक्षद्वीप एटोल परवाल द्वीप है एवं शेष सभी तटीय परवाल भित्ति हैं। परवाल भित्तियों का निर्माण सागरीय जीव मूंगा के अवशेषों के समेकन तथा संयोजन से हुआ है। यानी कि छोटे छोटे कण जब आपस में मिल जाते हैं तो उसे मूंगा की चट्टान कहा जाता है, चाहे एटोल कहा जाता है, चाहे परवाल भित्ति कहा जाता है। परवाल भित्तियों का निर्माण सागरीय जीव मूंगा के अवशेषों के समेकन संयोजन द्वारा होता है। मूंगा उष्णकटिबंधीय महासागरों में पाए जाते हैं जो चूने पर निर्वाह करते हैं। अब इसमें पढ़ेंगे हम लोग, आपको ध्यान रखेंगे भारत की नदियाँ। तो भारत की नदियों में एक एक नदी का हम लोग इसमें पढ़ेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे भारत की प्रमुख नदियाँ। तो इसमें सिंधु नदी, तो सिंधु नदी का उद्गम तो तिब्बत में मानसरोवर झील के पास सनोख्याबाब हिमनद है। सनोख्याबाब हिमनद है, यानी कि उसका उद्गम स्थल कहाँ है? तो मानसरोवर झील के पास सनोख्या हिमनद से। इसका मुहाना जहाँ गिरती है अरब सागर में है। इसकी लंबाई जो है आपको ध्यान रखेंगे 2880 किलोमीटर है। भारत में आपको 1114 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियां हैं सतलज, चिनाब, रावी, ब्यास, झेलम। सिंधु की सहायक नदी है आपको सतलज, चिनाब, रावी, ब्यास, झेलम। झेलम नदी का उत्पत्ति केंद्र है तो बेरी नाग कश्मीर के समीप शेषनाग झील से। चिनाब नदी में झेलम का मुहाना है और यह श्रीनगर में शिकारा या वज्रे चलाए जाते हैं, इसकी विशेषता है। रावी कांगड़ा जिला हिमाचल प्रदेश रोहतांग दर्रे के समीप यह उत्पत्ति केंद्र उद्गम स्थल है। और चिनाब नदी में इसका मुहाना है रावी का। 725 किलोमीटर इसकी लंबाई है। यह माधोपुर के पास मैदान में प्रवेश करती है। रावी कहाँ मैदान में प्रवेश करती है? माधोपुर के पास। चिनाब, चंद्र तथा भागा इसके उद्गम स्थान हैं जो लाहुल के बड़ा लच्चा दर्रे के दोनों ओर स्थित हैं। सिंधु नदी इसका मुहाना है। चिनाब नदी कहाँ जाके मिलती है? सिंधु नदी में ही मिलती है और यह 1180 किलोमीटर भारत में बहती है। यह सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह पीर पंजाल में गहरा गाज बनाती है एवं अखनूर के निकट मैदान में प्रवेश करती है। चिनाब नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अब नेक्स्ट देखिए, ब्यास हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के समीप ब्यास कुंड से 4330 मीटर की ऊंचाई पर इसका उद्गम होता है ब्यास का। और हरिके
कपूरथला के समीप सतलज नदी में इसका आपको मुहाना है। कुल्लू घाटी से बहती हुई धौलाधर पर्वत को पार कर पंजाब के मैदान में पहुंचती है कौन? ब्यास नदी। सतलज, तो सतलज नदी का उद्गम स्थल है तिब्बत में मानसरोवर झील के समीप स्थित राकसताल। ऊंचाई जो है आपको 4555 मीटर है। और यह जो ब्यास नदी में इसका मुहाना है सतलज नदी का, लगभग 1500 मीटर इसकी 1500 किलोमीटर इसकी लंबाई है। शिवालिक पर्वत श्रृंखला को काटती हुई पंजाब में प्रवेश करती है। गंगा, तो गंगोत्री के पास गोमुख हिमानी यानी कि समुद्र तल से 3900 मीटर से अधिक ऊंचाई पर इसका मुहाना है गंगा का। बंगाल के खाड़ी में गिरती है। 2525 किलोमीटर लंबाई है। भारत में गंगा की जो सहायक नदी है गंगा की सहायक नदी गंगा, भागीरथी एवं अलकनंदा नदियों का सम्मिलित नाम है। इसमें विशेष में है, सहायक नहीं है, कि गंगा जो है भागीरथी एवं अलकनंदा नदियों के सम्मिलित नाम है। यमुना, तो बंदरपुछ के पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री यानी हिमानी से निकलती है, उद्गम होता है और प्रयागराज इलाहाबाद में गंगा नदी में मिलती है यमुना। यानी कि जो यमुना है भारत में सबसे बड़ी सहायक नदी है। और वो किसकी सहायक नदी है? गंगा की। इसकी सहायक नदियां में है, यानी गंगा की सहायक नदियां में है, आपको ध्यान रखेंगे, आपको हो जाएगा चंबल, बेतवा की। ये तीनों नदियां दक्षिण से यमुना में मिलती है। यह जो नदियां हैं यमुना की सहायक नदी है। अब नेक्स्ट देखिए चंबल। चंबल जो है मध्य प्रदेश में मऊ के समीप स्थित जान पावा पहाड़ी स्थित सिंगार चोटी। ऊंचाई जो है समुद्र तल से है 843 मीटर है चंबल की, उद्गम होता है। और यह इटावा उत्तर प्रदेश से 38 किलोमीटर दूर यमुना नदी में इसका मुहाना है चंबल का। और लंबाई इसका कोई खास ध्यान नहीं रखना है, 995 किलोमीटर है। देश के सबसे गहरे खड्डों का निर्माण इसकी सहायक नदियां काली, सिंध, पार्वती, सिप्ता, बनास, कुरल, बामनी, मेज चंबल की सहायक नदियां हैं। चंबल की सहायक नदियों में काली, सिंध, पार्वती, सिप्ता, बनास, कुरल और बामनी, मेज। चंबल नदी जो है मध्य प्रदेश में, आपको ध्यान रखेंगे, अवनालिका अपर्दन के लिए जाना जाता है, इसे आप ध्यान रखेंगे। रामगंगा, तो नैनीताल के समीप मुख्य हिमालय श्रेणी के दक्षिणी भाग से इसका उद्गम होता है। कन्नौज के निकट गंगा नदी में रामगंगा मिलती है। खोन इसकी प्रमुख सहायक नदी है। खोन जो है रामगंगा की सहायक नदी है। शारदा, तो शारदा इसे काली गंगा के नाम से भी जाना जाता है। कुमायूं हिमालय का मिलाम हिमनद से निकलती है शारदा। बहराम घाट के समीप घाघरा नदी में शारदा नदी मिलती है। इसकी सहायक नदियों में सरमा, लिसार, सरयू, पूर्वी रामगंगा, चौकिया। यानी कि शारदा की सहायक नदी कौन है? शारदा का तो पहले हो जाएंगे सरमा, उसके बाद लिसार, उसके बाद शारदा से सरयू और पूर्वी रामगंगा और चौकिया। घाघरा या करनाली या कौरियाला, तो नेपाल के तलकाकोट से 37 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में मप्पू सातुंग हिमानी से निकलती है घाघरा। और यह आपको 1080 किलोमीटर है। और सारण तथा बलिया जिले के समीप गंगा नदी में घाघरा नदी का मुहाना है। और शिवालिक को पार करते समय शीश पानी नामक 180 मीटर गहरे खड्डे का निर्माण करती है। चौकिया तथा छोटी गंगा इसकी सहायक नदी है। देखिए शीश पानी जो खड्डा है किस नदी के द्वारा निर्माण किया जाता है? तो घाघरा नदी के द्वारा निर्माण किया जाता है, इसे ध्यान रखेंगे। अब गंडक, तो गंडक नेपाल में शालिग्राम व मैदानी भाग में नारायणी के नाम से जानी जाती है। नेपाल से इसका उत्पत्ति होता है। पटना के समीप गंगा नदी में इसका मुहाना है। और भारत में 425 किलोमीटर गंडक नदी की लंबाई है। सहायक नदियों में काली गंडक, त्रिशूली गंगा,
इसमें मिलने वाले गोल गोल पत्थरों को शालिग्राम कहते हैं। शालिग्राम किसे कहते हैं? तो गंडक नदी में गोल गोल पत्थरों को मिलने वाले को शालिग्राम कहते हैं। अब नेक्स्ट देखिए कोसी नदी। तो गोसाई थान चोटी के उत्तर में इसका उद्गम स्थल है कोसी का। कारागोला के दक्षिण पश्चिम में गंगा नदी में मिलती है कोसी। ध्यान रखेंगे 730 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसकी मुख्य धारा अरुण नदी। तिब्बत में पंगचू सहायक नदियां हैं। सहायक नदियां हैं कोसी की तो यारू, सुन कोसी, तामुर कोसी, इंद्रावती, लीखू, दूध कोसी, भोट कोसी, तांबा कोसी, यानी कोसी में सब लगा है। भोट कोसी, तांबा कोसी, दूध कोसी, सुन कोसी, उसके बाद यारू, लीखू, इंद्रावती, तामुर, कोसी, इसकी कोसी की सहायक नदियां। बेतवा और बेत्रावती तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में कुमारा गांव के समीप विंध्याचल पर्वत से बेतवा बेत्रावती नदी निकलती है। हमीरपुर के समीप यमुना नदी में इसका मुहाना है। 480 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ऊपरी मार्ग में कई झरनों का निर्माण करती है बेतवा नदी। सोन तो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और इम्पोर्टेंट नदी है। पटना के समीप गंगा में मिलती है। 780 किलोमीटर लंबाई है। नर्मदा के समीप इसका आपको उद्गम है, यानी कि नर्मदा के समीप इसका उद्गम है सोन का। इसकी विशेष है। ब्रह्मपुत्र तो तिब्बत में मानसरोवर झील से 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित चेम इंग डुंग हिमानी से निकलती है। ध्यान रखेंगे। और ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपू तथा अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है। बंगाल की खाड़ी में ब्रह्मपुत्र का मुहाना है और 2900 किलोमीटर इसकी ब्रह्मपुत्र की लंबाई है। भारत में 916 किलोमीटर है। और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां इसको आपको याद रखना है। दिबांग, लोहित, कामेंग, सुबनसिरी, मानस, पुथीमारी, धनसिटी, पगलडीहा, तीस्ता। तीस्ता जो है बांग्लादेश में सहायक नदी है ब्रह्मपुत्र की, इसलिए आपको ध्यान रखना है। दिबांग, लोहित, कामेंग, सुबनसिरी, मानस, पुथीमारी, धनसिटी, पगलडीहा, तीस्ता ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। नर्मदा तो विंध्याचल व सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर बहती है, यानी कि भ्रंश घाटी से होकर नर्मदा नदी बहती है। विंध्याचल पर्वत की श्रेणियों में स्थित अमरकंटक नामक स्थान ऊंचाई 1057 मीटर से यह निकलती है। खंबात की खाड़ी में इसका गुजरात भावनगर के समीप इसका मुहाना है नर्मदा का। 13-12 इसकी लंबाई है किलोमीटर में। जबलपुर में भेड़ाघाट के समीप कपिल धारा यानी धुआंधर जलप्रपात का निर्माण करती है। डेल्टा के बजाय एस्चुअरी बनाती है। यह विभ्रंश यानी भ्रंश घाटी से होकर बहती है, यानी रिफ्ट वैली से होकर बहती है। कौन? नर्मदा नदी। ताप्ती नदी बैतूल जिले मध्य प्रदेश के मूल ताप्ती नगर के पास 722 मीटर की ऊंचाई से ये निकलती है, इसका उद्गम होता है। और सूरत के निकट खंबात की खाड़ी में ताप्ती नदी का मुहाना है। 724 किलोमीटर इसकी लंबाई है नदी की। डेल्टा के बजाय एस्चुअरी बनाती है। पूर्णा प्रमुख सहायक नदी। पूर्णा किसकी सहायक नदी है? ताप्ती की। सहायक नदियां खासकर विशेष आपको ध्यान रखना है इसमें। और उद्गम स्थल महानदी। तो महानदी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहवा के समीप से निकलती है महानदी। और अमरकंटक के पठार से ही यह निकलती है, सिहवा से। और बंगाल की खाड़ी कटक के समीप इसका मुहाना है उड़ीसा में। और 815 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ब्राह्मणी तथा बैतरणी सहायक नदी। ब्राह्मणी और बैतरणी सहायक नदी है महानदी की। और राउरकेला जो है ब्राह्मणी नदी के किनारे ही बसा है। अब नेक्स्ट देखिए छिपरा। इंदौर जिले के काकड़ी बरडी नामक पहाड़ी से छिपरा नदी का उद्गम होता है। चंबल नदी इसका मुहाना है। 560 किलोमीटर लंबाई है। इसके किनारे उज्जैन का विख्यात महाकालेश्वर मंदिर, जहां प्रति 12वें वर्ष कुंभ मेला लगता है, इसकी विशेषता है। माही। धार जिला मध्य प्रदेश के अमझोरा में मेहद झील से माही नदी निकलती है। खंबात की खाड़ी में माही नदी का मुहाना है।
इस पर बजाज सागर बांध यानी कि बांसवाड़ा बनाया गया है। कर्क रेखा को 2 बार काटती है। भारत में इस नदी की विशेषता है कि यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है। लूनी नदी अजमेर जिले में स्थित नाग पहाड़ यानी अरावली पर्वत से यह पुष्कर के समीप 2 धाराओं यानी कि सरस्वती और सागरमती के रूप में उत्पन्न होती है, जो गोविंदगढ़ के निकट आपस में मिल जाती है। कौन? लूनी नदी से इसका उत्पत्ति होता है। कच्छ की रण में यह गायब हो जाती है और यह 320 किलोमीटर आपको इसकी लंबाई है। यह भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी है। जोवाई, सुकरी, जोरारी इसकी प्रमुख सहायक नदियां। लूनी की सहायक नदी है जोवाई, सुकरी और जोरारी। अंतर प्रवाहित का मतलब यह लुप्त हो जाती है जमीन में ही। सोम उदयपुर जिले के बिछामेड़ा नामक स्थान पर सोम का उद्गम है। बेणेश्वर के समीप माही नदी में इसका मुहाना है और उसके बाद जोखम, गोमती, सारनी इसकी सहायक नदियां हैं। साबरमती जय समुद्र झील अरावली पर्वत पर इसका मुहाना है। खंबात की खाड़ी में इसका मुहाना है और इसका जो उद्गम स्थल है जय समुद्र झील अरावली पर्वत पर है। बनास अर्थात वन की आशा तो खमनोर की पहाड़ी राजसमंद जिला राजस्थान से बनास का उद्गम स्थल होता है। चंबल रामेश्वरम के नदी किसका मुहाना है और यह एकमात्र ऐसी नदी है जो संपूर्ण चक्र राजस्थान में ही पूरा करती है। इसकी सहायक नदियों में बेड़च, कोठारी, मानसी, खारी और मोरेल है। मोरेल राजस्थान में आपका लो नहीं होना चाहिए तो किसका? बनास का यह आपको सहायक नदी है। अब नेक्स्ट देखिए, अब इसमें नेक्स्ट देखते हैं। इसमें सारे प्रश्न इंपोर्टेंट हैं। बाणगंगा तो बैराठ की पहाड़ी जयपुर से इसका उद्गम होता है। यमुना फतेहाबाद आगरा के समीप यह मिल जाती है यमुना में और 378 किलोमीटर। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इस पर जमवा रामगढ़ के पास बांध बनाकर जयपुर पेयजल की आपूर्ति की जाती है। कृष्णा महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट पहाड़ से इसका उद्गम होता है। बंगाल की खाड़ी में इसका कृष्णा का मुहाना है। और भीमा, तुंगभद्रा, मूसी, अमरावती, कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा इसकी सहायक नदियां हैं। सभी को ध्यान रखना है। भीमा, तुंगभद्रा, मूसी, अमरावती, कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा इसकी सहायक नदी है कृष्णा की। गोदावरी तो नासिक जिले महाराष्ट्र के त्र्यंबकम गांव की एक पहाड़ी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। सबसे बड़ी वो लंबी नदी है गोदावरी। 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसको एग्जाम में पूछा गया है, यह ध्यान रखेंगे। इसे वृद्ध गंगा या दक्षिण का गंगा भी कहा जाता है। गोदावरी की प्रमुख सहायक नदियां पेन गंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, मंजीरा, सबरी, पूर्णा, वैनगंगा, प्रवदा एवं वर्धा। फिर से देखिए, इसमें इसकी गोदावरी की सहायक नदियों में तो उसमें हो जाएगा पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, मंजीरा और सबरी, पूर्णा, वैनगंगा, प्रवदा और वर्धा। कावेरी तो कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी ऊंचाई समुद्र तल से 1300, ये नहीं पूछा जाएगा। बंगाल की खाड़ी में कावेरी का मुहाना है और इसे दक्षिण भारत के गंगा के रूप में जाना जाता है। शिव समुद्रम जलप्रपात तथा श्रीरंगपट्टनम एवं शिव समुद्रम द्वीपों की उपस्थिति इसकी महत्व बढ़ा देती है। इसकी सहायक नदियां हैं आपको बाएं से हेमावती, सीमसा, अकरावती मिलती है और दाएं से काबिनी, भवानी, नोयल, अमरावती इसकी सहायक नदियां हैं। कावेरी की हेमावती, सीमसा, अर्कावती इसकी सहायक नदी है जो कि बाएं से मिलती है। दाएं से काबिनी, भवानी, नोयल, अमरावती इसकी सहायक नदी कावेरी की। तुंगभद्रा तो कर्नाटक में पश्चिम घाट पहाड़ की गंगा मूल चोटी से तुंगा तथा समीप में काकुड़ से भद्रा नदी का उद्गम होता है। तुंगभद्रा का कृष्णा नदी में इसका मुहाना है और इसकी जो है कुमुदवती, वर्धा, मगारी, हिंद इसकी सहायक नदी है। पेन्नार तो नंदी दुर्ग श्रेणी की
चेन्ना केशवा पहाड़ी कर्नाटक से पेन्नार का उत्पत्ति होता है, बंगाल की खाड़ी में इसका मुहाना है। और पापहनी तथा चित्रावती इसकी सहायक नदियां हैं, किसकी? पेन्नार की। अब नेक्स्ट देखिए, दक्षिणी टोंस कैमूर पहाड़ियों में स्थित तमसा कुंड जलाशय से दक्षिणी टोंस नदी का उद्गम होता है। सिरसा के समीप गंगा नदी में इसका मुहाना है। इस पर बिहार प्रपात स्थित है टोंस नदी पर। पेरियार झील से निकलती है, यह नदी केरल में प्रवाहित होती है, पेरियार नदी। उमियम झील मेघालय से निकलती है, यह एक छोटी नदी है। हुगली तो यह गंगा के एक शाखा जो धुलिया पश्चिम बंगाल के दक्षिण गंगा से अलग होती है, और यह बंगाल की खाड़ी में इसका मुहाना है हुगली का। इसकी प्रमुख सहायक नदी जलांगी है, यह भारत में सबसे ऊंची ज्वार भित्ति वाली नदी है। इसका नदी मुख भारत की नदियों में सबसे बड़ा है, किसका? हुगली का। नदी मुख सबसे बड़ा किसका है? तो हुगली का है। बैगाई तो कंडन मणिकन्यूर यानी पश्चिमी घाट में मदुरै के समीप तमिलनाडु में इसका उत्पत्ति होता है बैगई का। और बैगई जो है बैगई दक्षिण की सबसे नदी है, दक्षिण भारत की सबसे दक्षिणी नदी कौन है? बैगई है। बंगाल की खाड़ी में इसका मुहाना है, और इसकी सहायक नदियों में कूमम, वर्षानाड, सरलियार, तेबियार, बराह और मंगलार जो है वो बैगई की सहायक नदी है। नदी की लंबाई भारत भौतिक पर्यावरण 11 एनसीईआरटी की परिशिष्ट 3 से ली गई है। इसमें कुछ जो है डाटा हो सकता है विभिन्न बुकों से अलग हो। अब नेक्स्ट देखिए, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में 3900 मीटर की ऊंचाई पर गोमुख के निकट गंगोत्री हिमानी गंगा का उद्गम स्रोत है। यहाँ इसे भागीरथी कहा जाता है। अलकनंदा का उद्गम स्रोत बद्रीनाथ के ऊपर सतोपथ हिमानी अलकापुरी हिमनद में है। अलकनंदा धौली और विष्णु गंगा धाराओं से मिलकर बनती है, जो जोशीमठ या विष्णु प्रयाग में मिलती है। अलकनंदा एक अन्य सहायक नदी पिंडार है। अलकनंदा की जो पिंडार सहायक नदी है, जो इससे कर्णप्रयाग में मिलती है। अलकनंदा में महासीर नामक मछली होती है अलकनंदा नदी में, और इसका निवास नदी के निचले हिस्से में होता है, किंतु अंडा देने के लिए ऊपर आ जाती है। धौली गंगा और विष्णु गंगा का संगम विष्णु प्रयाग कहलाता है। अलकनंदा और पिंडार नदी का संगम कर्ण प्रयाग कहलाता है। देखिए इसको याद कर सकते हैं, क और पी यानी कि अलकनंदा पहले तो कर्ण प्रयाग हो जाएगा, तो क और पी अलकनंदा और पिंडार के संगम है। रुद्र प्रयाग तो रू व माँ, अलकनंदा और माँ से क्या हो जाएगा? मंदाकिनी के संगम पर रुद्र प्रयाग है। और देव प्रयाग तो देवभा यानी कि अलकनंदा और भागीरथी के संगम पर देव प्रयाग है। फिर से देखिए, देव प्रयाग देवभा अलकनंदा और भागीरथी के संगम, रुद्र प्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम, कर्ण प्रयाग तो कौपी अलकनंदा और पिंडार का संगम, विष्णु प्रयाग तो विधौ तो धौली और विष्णु गंगा का संगम है। अलकनंदा एवं मंदाकिनी या काली गंगा के संगम पर रुद्र प्रयाग स्थित है। अब नेक्स्ट देखिए, गंगा नदी का नाम गंगा देवप्रयाग के बाद पड़ता है, जहां अलकनंदा एवं भागीरथी आपस में मिलती है। देखिए गंगा नदी का नाम जो है देवप्रयाग के बाद गंगा पड़ता है, जहां अलकनंदा और भागीरथी आपस में मिलती है। गंगा हरिद्वार के निकट मैदानी भाग में प्रवेश करती है। गंगा नदी मैदानी भाग में कहाँ प्रवेश करती है? हरिद्वार के निकट। यहाँ से पहले दक्षिण की ओर, फिर दक्षिण पूर्व की ओर, फिर पूरब की ओर बहती है। गंगा नदी बंगला में पद्मा के नाम से बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से बहती है। जो ब्रह्मपुत्र नदी है बांग्लादेश में जमुना के नाम से बहती है। और पावना के पूर्व गोलुंडो घाट के पास पद्मा से मिलती है, और इसकी सम्मिलित धारा को पद्मा कहते हैं। आगे बहती हुई जब यह नदी चांदपुर के उत्तर पहुंचती है,
तो मेघना इसे आकर मिलती है, तब यह मेघना के नाम से बहती हुई कई जल वितरिकाओं में बढ़ती हुई समुद्र में मिल जाती है। मेघना की सहायक नदी बराक नदी है। उद्गम मणिपुर की माउंट जानपो पहाड़ी है। अब ब्रह्मपुत्र नदी देखते हैं, तो यरलुंग जांगबो नदी के नाम से भी जाना जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को। चेमयुंगडुंग हिमानी से निकलती है ग्लेशियर से। यह हिमानी मानसरोवर झील के दक्षिण पूर्व में लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर है। तिब्बत में इसे सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग और असम में जाके इसको ब्रह्मपुत्र कहते हैं। यह एक पूर्ववर्ती नदी है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में आपको सहायक नदियां इसका स्पेशल याद रखना है। ब्रह्मपुत्र का दिबांग, कामेंग, लोहित, सबनसिटी, भरेली, मानस, धनसिरो, रैदाक, पगलडीहा, कोपली इसकी सहायक नदी है। अब नेक्स्ट देखिए, चंबल राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है जो साल भर बहती है। यह 84 गढ़ चित्तौड़ के पास राजस्थान में प्रवेश करती है। इस नदी में भैंसेरोड गढ़ चित्तौड़ के पास प्रख्यात चुलिया जलप्रपात किस नदी पर है? चंबल नदी पर है। सिंधु नदी भारत में केवल जम्मू व कश्मीर से होकर बहती है। भारत व पाकिस्तान सिंधु नदी जल समझौता 1960 के अनुसार भारत इस नदी प्रक्रम यानी सिंधु नदी एवं उसके सहायक नदियों झेलम एवं चिनाब के संपूर्ण जल का केवल 20% भाग उपयोग कर सकता है। कौन? भारत। अब नेक्स्ट देखिए, रायगढ़ एवं रत्नागिरी के बीच सावित्री नदी बहती है जो इन दोनों स्थानों के सीमा रेखा का निर्धारण करती है। अब नेक्स्ट देखिए, बंसधारा नदी ओडिशा के कालाहांडी जिले से निकलती है जो गोदावरी एवं ऋषिकुल्या नदी के बीच से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अब इसमें नेक्स्ट देखते हैं, गोदावरी नदी का जलग्रहण क्षेत्र भारत के 7 राज्यों महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा में विस्तृत है। बराक नदी मणिपुर हिल के माउंट जानपो से निकलती है। बराक नदी मणिपुर के हिल माउंट जानपो से निकलती है। यह भारत के असम, मणिपुर, मिजोरम राज्यों से बहते हुए बांग्लादेश में प्रवाहित होती है। कौन? बराक नदी। बराक नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं जीरी, धलेश्वरी, सिंगला, लोइंग और सोनाई इसकी सहायक नदियां हैं। बांग्लादेश में इसे सुरमा तथा मेघना के नाम से जाना जाता है बराक नदी को। बराक नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग 6 घोषित किया गया। इस नदी पर तिहाई मुख बांध अवस्थित है। अब नेक्स्ट देखिए, प्रायद्वीपीय नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम यानी महानदी गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, बैगई। बैगई जो है दक्षिण भारत की सबसे नदी है, मतलब सबसे दक्षिणी नदी बैगई है। प्रायद्वीपीय नदियों का लंबाई के अनुसार घटता क्रम है, तो सबसे लंबाई अधिक है गोदावरी को, आपको वहीं 1465 किलोमीटर हो जाएगा। उसके बाद कृष्णा, नर्मदा, महानदी, कावेरी, ताप्ती। 16 सितंबर 2015 को आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय के अंतर्गत दक्षिण भारत की 2 बड़ी नदियों गोदावरी एवं कृष्णा को जोड़ने का कार्य किया गया है। इसके अंतर्गत परीक्षण के तौर पर आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले में इब्राहिमपट्टनम नामक स्थान से पहली बार गोदावरी नदी के 600 क्यूसेक पानी को पोल्लावरम नहर द्वारा विजयवाड़ा जिले के कृष्णा नदी तक पहुंचाया गया। यह पोल्लावरम विजयवाड़ा लिंक परियोजना आंध्र प्रदेश से कृष्णा व गुंटूर जिलों में पानी की कमी का सामना कर रहे किसानों के लिए लाभकारी मानी जा रही है। पोल्लावरम विजयवाड़ा लिंक परियोजना। गोवा
में दो महत्वपूर्ण नदियां हैं, मांडवी और जुआरी। जुआरी और मांडवी गोवा की प्रमुख दो नदियां हैं। अब नेक्स्ट देखिए, अब भारत की प्रमुख झीलें देखते हैं। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील चिल्का झील है जो उड़ीसा में है, जो खारे पानी की एक लैगून झील है। यह नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र भी है। वर्षा ऋतु में चिल्का झील को दाया और भार्गवी नदी से जल प्राप्त होता है। इस झील की लंबाई 65 किलोमीटर है और चौड़ाई 8 से आपको 20 किलोमीटर है, गहराई 2 मीटर है। भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील सांभर झील है। क्षेत्रफल 230 वर्ग किलोमीटर में, राजस्थान में है। सांभर झील कहाँ है? तो आपको सांभर झील जो है आपको राजस्थान में है। भारत में सबसे मीठे पानी की झील बूलर झील है। क्षेत्रफल लगभग 160 किलोमीटर स्क्वायर है, जम्मू कश्मीर में है। तुलबुल परियोजना इसी नदी पर, तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? तुलबुल परियोजना इसी पर स्थित है। तुलबुल परियोजना जो है इसे अब झेलम नदी पर, इस बात को ध्यान रखेंगे, बूलर झील। अब नेक्स्ट देखिए, अब इसमें झील और स्थिति इसको देखते हैं। तो डल झील, तो डल झील आपको ध्यान रखेंगे जम्मू कश्मीर में है। बूलर झील जम्मू कश्मीर में है। बैरीनाग झील जम्मू कश्मीर में है। मानस बॉल झील जम्मू कश्मीर में है। शेषनाग झील जम्मू कश्मीर में है यह। और अनंत नाग झील यह भी जम्मू कश्मीर में है। और नागिन जो झील है यह भी जम्मू कश्मीर में है। देखिए नाग नागिन, नाग नागिन कहाँ हो जाएगा? जम्मू कश्मीर। यहाँ भी अनंत नाग, यहाँ भी शेष नाग, यहाँ भी नाग, यानी कि नाग 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 नागिन जम्मू कश्मीर हो जाएगा। और उसके बाद मानस बॉल झील जम्मू कश्मीर है। बूलर झील जम्मू कश्मीर और डल झील जम्मू कश्मीर है। अब नेक्स्ट देखिए, नैनीताल झील उत्तराखंड में है। राकस ताल झील उत्तराखंड में है। माता ताल झील उत्तराखंड में है। देवताल झील उत्तराखंड में, देवभूमि उत्तराखंड। नौकुचिया ताल उत्तराखंड। खुरपताल, खुरपताल ताल 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 ताल, यानी जितना भी ताल है वो क्या हो जाएगा? उत्तराखंड में। और नैनीताल भी कहाँ है? उत्तराखंड में। नैनीताल और सब मिला के ताल उत्तराखंड में। सांभर झील राजस्थान में है। देखिए नाग नागिन जम्मू कश्मीर और ताल हो जाएगा आपको उत्तराखंड। अब नेक्स्ट देखिए, अब उसके बाद राजसमंद झील राजस्थान। पिछौला झील राजस्थान में है। वो लूनकर नसर झील राजस्थान में। जयसमंद झील, राजसमंद जयसमंद राजस्थान में। फतेहा सागर झील राजस्थान में है। डिडवाना झील यह भी राजस्थान में है। लोकटक झील मणिपुर में, इस झील को आपको ध्यान रखना है। लोकटक झील कहाँ है? मणिपुर में। और पुलिकट झील कहाँ है? तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश में है पुलिकट झील। अब नेक्स्ट देखिए, पेरियार झील। पेरियार नदी भी है जो केरल में ही बहती है। पेरियार झील भी केरल में है। अष्टमुदी झील केरल में है। वेम्बनाड झील केरल में है। लोनार झील महाराष्ट्र में है। और चिल्का झील तो उड़ीसा में है ही। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है। और हुसैन सागर झील तेलंगाना में है। हुसैन सागर झील कहाँ है? तेलंगाना में। अब नेक्स्ट देखिए, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर है, जो रिहंद नदी पर बनाए गए बांध से बना है। पहाड़ियों से घिरे अभिकेंद्रीय प्रवाह वाले विस्तृत समतल गर्त को बाल्सन कहते हैं। ऊंट कडाल पुल झील, ऊंट कडाल पुल यानी डल झील के बीच में स्थित है। इसका अधिकांश भाग निषाद बाग से दिखाई पड़ता है। अब नेक्स्ट देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कला एवं सांस्कृतिक धरोहर ट्रस्ट ने जर्मनी की सहायता से 17वीं शताब्दी के ऊंट कडाल पुल को पुनरुद्धार करने का फैसला किया। चौरस सतह एवं अनप्रवाहित द्रोणी वाली छोटी झीलों को पलाया
कहते हैं। इसमें वर्षा का पानी जमा होता है परंतु जल्दी ही भाप बनकर उड़ जाता है। अधिक नमक वाली पलाया को सैलिनास कहते हैं। पलाया को अरब रेगिस्तान में खबारी तथा ममलाहा और सहारा में सीट कहा जाता है। अब नेक्स्ट देखिए, सांभर एवं डिडवाना थार मरुस्थल के पूर्वी सिरे पर पानी की झील है। सांभर झील बालसन का, डिडवाना झील पलाया का उदाहरण है। सांभर झील बालसन का है और डिडवाना पलाया का। भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील चोलामू झील है जो सिक्किम में है। चोलामू झील कहाँ है? सिक्किम में। तीस्ता नदी का उद्गम यहीं से होता है। महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में स्थित लोनार झील ज्वालामुखी उद्गार से बनी झील है। लोनार झील, इसे ध्यान रखना है। उकाई गुजरात में है। ताप्ती नदी पर स्थित मानव निर्मित झील है। अब नेक्स्ट देखिए, राणा प्रताप सागर व जवाहर सागर राजस्थान एवं गांधी सागर मध्य प्रदेश चंबल नदी पर स्थित झीलें हैं। नागार्जुन सागर नालगोंडा जिला तेलंगाना तथा गुंटूर जिला आंध्र प्रदेश, कृष्णा नदी पर निजाम सागर तेलंगाना, मंजरा नदी पर तुंगभद्रा कर्नाटक में है, तुंगभद्रा नदी पर मानव निर्मित झील है। यानी कि नागार्जुन सागर नलगोंडा जिला तेलंगाना तथा गुंटूर जिला आंध्र प्रदेश में है। कृष्णा नदी पर निजाम सागर तेलंगाना में है। मंजरा नदी पर तुंगभद्रा कर्नाटक और तुंगभद्रा नदी पर मानव निर्मित झील है। लोकटक झील मणिपुर में है, इसको ध्यान रखना है। पूर्वोत्तर भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील लोकटक झील है और इस झील में केबुल लामजाओ नामक तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क पाया जाता है। और केबुल लामजाओ वनस्पति पर इस तरह से तैरता रहता है, जब इस पर हिरण छलांग लगाती है तो यह नाचती हुई प्रतीत होती है, जिसे डांसिंग डियर के भी नाम से जाना जाता है। अब नेक्स्ट देखिए, हुसैन सागर झील हैदराबाद व सिकंदराबाद के मध्य स्थित है। पश्चिमी तट पर स्थित वेम्बनाड झील केरल में है। पश्चिमी तट पर स्थित वेम्बनाड झील कहाँ है? केरल में। एक लैगून झील है। इसी झील में वेलिंगटन द्वीप है जहाँ पर राष्ट्रीय नौकायान प्रतियोगिताएं होती है। भारत की सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-47 से वेलिंगटन द्वीप पर ही है। भारत का सबसे छोटा हाईवे NH-47 से वेलिंगटन द्वीप पर ही है जो केरल में है। पूर्वी तट पर स्थित पुलिकट झील भारत की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील है। इसकी 84% भाग आंध्र प्रदेश में, 16% भाग तमिलनाडु में पड़ता है। बेरियर टापू, जिसका नाम श्रीहरिकोटा है, इसे बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। श्रीहरिकोटा द्वीप पर सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र भी है। अब नेक्स्ट देखिए, पुलिकट झील के जल का मुख्य स्रोत अरानी, कालंजी एवं स्वर्णमुखी नदियां हैं। बंकिंघम नहर पुलिकट झील के पश्चिमी हिस्से में, बंकिंघम नहर पुलिकट झील के पश्चिमी हिस्से में है। पुलिकट झील के आंध्र प्रदेश निन्नलौर जिला वाले हिस्से में 1976 ईस्वी में तमिलनाडु तिरुवल्लुवर जिला वाले हिस्से में 1980 में एक पक्षी अभ्यारण्य स्थापित किया गया। भारत के प्रमुख जल प्रपात, अब इसको देखते हैं। कुंचिकल जलप्रपात भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात है। यह कर्नाटक में वराही नदी पर स्थित है। कुंचिकल जलप्रपात कहाँ है? कर्नाटक में। किस नदी पर? वराही नदी पर। कावेरी नदी पर तमिलनाडु में होंगेनकल जलप्रपात, कर्नाटक राज्य में भारचुक्की और बालमुरी जलप्रपात अवस्थित है। अब नेक्स्ट देखिए, इसमें जलप्रपात और स्थित और किस राज्य में है, ऊंचाई कितना है, तो ध्यान रखेंगे। जो कुंचिकल जलप्रपात है वराही नदी पर कर्नाटक में है। यह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कुंचिकल जलप्रपात वराही नदी पर कर्नाटक में 455 मीटर इसकी ऊंचाई है। दूध सागर जलप्रपात मांडवी नदी पर आपको
मांडवी नदी पर गोवा में है। जोगी अगरसुप्पा शरावती नदी पर कर्नाटक में है। इसे महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहा जाता है। जोगी अगरसुप्पा को शरावती नदी कर्नाटक में है। एन्ना जलप्रपात नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में है। शिव समुद्रम तो कावेरी नदी पर कर्नाटक में है। शिव समुद्रम कावेरी नदी पर कर्नाटक में है। और गोकोक जलप्रपात गोकोक नदी पर कर्नाटक में है। 55 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसको ध्यान रखना है 455 मीटर कुंचिकल जलप्रपात को। पैकारा जलप्रपात नीलगिरी क्षेत्र तमिलनाडु में है। पैकारा चुलिया जलप्रपात चंबल नदी पर राजस्थान में है। और पुनासा जलप्रपात चंबल नदी पर यह भी राजस्थान में है। अब नेक्स्ट देखिए, पैकारा जलप्रपात नीलगिरी क्षेत्र तमिलनाडु में है। चुलिया चंबल नदी पर राजस्थान में है। और पुनासा चंबल नदी पर राजस्थान में है। और बिहार जलप्रपात टोंस नदी पर राजस्थान में 100 मीटर है। इसे आप ध्यान रखेंगे, बिहार जलप्रपात टोंस नदी पर राजस्थान में है, 100 मीटर इसकी ऊंचाई है। धुआंधर जलप्रपात नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में है, 10 मीटर। और हुंडरू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर झारखंड में है। इसे आपको ध्यान रखना है। हुंडरू जलप्रपात बिहार जलप्रपात टोंस नदी पर राजस्थान में। फिर उसके बाद आपको इसमें बता रहे हैं कौन कौन ध्यान रखना है। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर कर्नाटक में। फिर उसके बाद चुलिया जलप्रपात चंबल नदी पर राजस्थान में। फिर उसके बाद जोग या गरसुप्पा शरावती नदी पर कर्नाटक में। फिर उसके बाद कुंचिकल जलप्रपात वराही नदी पर कर्नाटक में है। इस बात को ध्यान